आज बचा है इस सीरीज की आखिरी 1.5 घंटे का ट्रेड और निचले स्तरों से रिकवरी, ऊपरी स्तरों से दबाव। यह है अब तक की कहानी। आखिरी 1.5 घंटे में क्या होगा, क्या करें आप अगली सीरीज की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बेहद वॉलेटाइल सेशन होता हुआ एक जबरदस्त रिकवरी आई थी थोड़ी देर पहले, स्पेशली बैंक निफ्टी में। वहां से फिर अब वापस थोड़ा ऊपरी स्तरों पर आया है दबाव। तो सर से समझेंगे क्या होनी चाहिए एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी और कौन से स्टॉक्स पर है फोकस। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है। भारी उतार चढ़ाव वाला ट्रेडिंग सेशन है आज। ऊपर 14,575 और नीचे 14,265, यानी कि करीबन 300 अंकों की रेंज में निफ्टी ने किया है ट्रेड। ऊपर से देखेंगे कल की क्लोजिंग से 150 पॉइंट नीचे, और नीचे से देखेंगे तो 150 पॉइंट की रिकवरी। तो जिस तरह से आप देखना चाहें इस बाजार को, बिल्कुल बराबर बीचों बीच आखिरी 1.5 घंटे में जाने के पहले। वही हाल बैंक निफ्टी का भी है। 33,450 का हाई और 32,415 का लो, यानी कि लगभग 1000 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी की। और इस रेंज में निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में स्मार्ट रिकवरी करीबन 700 साढ़े 700 पॉइंट की रिकवरी आती दिख रही है। तो बैंक निफ्टी रिकवरी को लीड करते हुए दिख रहा है और बढ़िया तेज उछाल के साथ ऊपर आने की तैयारी। सेंसेक्स 500 अंक नीचे है। यह है अब तक का कारोबार। सारे सेक्टर्स लाल निशान में। सरकारी बैंक, ऑटो इंडेक्स 2.5 से 3% कमजोर है। ये तब है जब डाउ फ्यूचर्स 80 अंक ऊपर है। ये तब है जब यूरोप के बाजार आधा % सीमित दायरे में ऊपर और नीचे कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से देखें तो संकेत मिले जुले हैं। बहुत अच्छे नहीं तो बहुत खराब नहीं, लेकिन भारतीय बाजारों में अपना दबाव, अपनी कमजोरी आपको नजर आएगी। एक्सपायरी के दिन बचा हुआ 1.5 घंटा दीप बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बिल्कुल सर, बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और ये जो बैंक निफ्टी पर रिकवरी आई थी उसी पर एक बार आपकी राय जानना चाहूंगा सर। थोड़ी देर पहले तो लग रहा था कि पता नहीं आज 1000 पॉइंट से भी ज्यादा बैंक निफ्टी गिर जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होगा, पर वहां से एक बढ़िया रिकवरी आई है। इस रिकवरी को संभलते हुए देखते हैं या फिर दोबारा थोड़ा और वॉलेटाइल एक्शन रहेगा क्लोजिंग तक। अब देखिए, बैंक निफ्टी ने तो उन सभी लेवल्स को रेस्पेक्ट किया जिसकी हम बात कर रहे थे। आज का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था 32,450, 32,575, और आज का लो देखिए आप 32,415। तो एग्जैक्टली उसी लो से बैंक निफ्टी ने रिकवरी दी है। निफ्टी जरूर कमजोर होकर पहुंचा है 14,264 तक। 14,350 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। तो बात वही है कि एक लोअर लेवल से ओवरसोल्ड मार्केट में रिकवरी आनी है। और आज हम बात ही कर रहे थे कि अब वो रिकवरी 9:15 बजे आती है, दोपहर में 2 बजे आती है या मिड सेशन में आती है। तो मिड सेशन से इस रिकवरी की हुई है शुरुआत, और इस रिकवरी में आप ऊपर की तरफ 14,500, 14,550 ये देख सकते हैं निफ्टी में। उसके बाद देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। तो 14,500, 14,550 तक की रिकवरी बनती है। ज़्यादा से ज़्यादा 14,575, 14,600 मान लें, माफ़ कीजिएगा। ये है आपके लिए रिकवरी का वहां तक का मामला। 14,575, 14,600 तक भी अगर बहुत हो जाए तो, नहीं तो पहले 14,500, 14,550। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कोई डाउट नहीं है कि बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा ताकत, ज्यादा बेहतरीन, ज्यादा अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। जो रुकावट वाली रेंज है दीप बैंक निफ्टी के लिए, वो 33,375, 33,600 की रेंज है। 33,375 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है, और आज का हाई 33,450 है। तो 33,600 के पार निकलने पर बैंक निफ्टी में ताकत का बढ़िया अंदाजा मिलेगा। उससे पहले 33,350-75 अगली रुकावट का लेवल है। तो एक एक लेवल को देखते हुए चलेंगे, देखते हैं कितनी ताकत इस रिकवरी में है, कितनी शॉर्ट कवरिंग रिकवरी में। तो चूंकि अगर आप नीचे से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 800 पॉइंट बढ़ने के बाद वाकई में थोड़ी रिस्क बढ़ भी जाती है। तो एक एक लेवल पर नजर रखिए और उसके बाद उसके हिसाब से ट्रेड बनाइए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो थोड़ी रिकवरी आई है, अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड यहां पर बना सकते हैं, बट बाजार में थोड़ा अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए इस एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे गेस्ट जुड़े, उससे पहले आपको बता दें कौन से इवेंट्स पर नजर है और साथ ही खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन से इवेंट्स पर नजर रखनी चाहिए हमें। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज सेबी की बोर्ड बैठक पर फोकस है। डीलिस्टिंग नियमों में बदलाव पर जो विचार होने की संभावना है, इस पर नजर रहेगी। आरवीएनएल अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है। बीपीसीएल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंपनी ईजीएम करने जा रही है। वहीं एसबीआई लाइफ और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस दोनों ही कंपनियों के अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड मीट्स होने वाली है, तो इस पर भी नजर है। ठीक इन्हीं की तरह एडलवाइज की भी अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है। वेरॉक इंजीनियरिंग क्यूआईपी का दाम जो है और रकम तय करने पर कंपनी एक बोर्ड मीट करने जा रहे हैं।
कल यानी कि शुक्रवार के दिन बारबेक्यू नेशन का आईपीओ बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड इसकी 498 टू 500 पर शेयर है। कल्याण ज्वेलर्स की लिस्टिंग होने की संभावना है। प्राइस बैंड 86 से 87 रुपए है। थॉमस कुक की ईजीएम कल होगी। वहीं श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस बोर्ड दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने जा रहा है। 26 से 27 मार्च यानी कि कल से लेकर 2 दिन तक प्रधानमंत्री मोदी का ढाका का दौरा है, इस पर नजर रहेगी। वहीं वेबको इंडिया रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओएफएस खुलने जा रहा है। कल आज नॉन रिटेल के लिए खुला, कल रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलेगा। और अंत में बैंक ऑफ इंडिया यहां पर कंपनी बॉन्ड्स के जरिए करीब 500 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है, तो इसके चलते इस पर भी फोकस रहेगा। ऑलराइट, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं और फंड रेजिंग को लेकर और भी अपडेट्स आते हुए दिख सकते हैं। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं आज खबरों वाले शेयर्स? गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो वही प्राज इंडस्ट्रीज, इंडिया ग्लाइकॉल, हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि जो सरकार ने इथनॉल को स्टैंड अलोन फ्यूल घोषित कर दिया है, तो इसका इंपैक्ट तमाम इन काउंटर्स पे देखने मिला। ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी, इसका इंपैक्ट इन स्टॉक्स पे देखने मिला। वेस्टर्न एंटरप्राइजेस केरल में 1900 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर इस कंपनी ने किया है और वाराणसी औरंगाबाद हाईवे प्रोजेक्ट जो है उसके लिए भी इस कंपनी ने करार किया है। ये प्रोजेक्ट जो है 2370 करोड़ के आसपास का है। कैडिला हेल्थ, इस कंपनी को HIV की एक दवा के लिए US FDA से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, मार्केटिंग करने के लिए मंजूरी मिली है, याद रखिएगा। रैमको सिस्टम एक IT कंपनी के साथ इसने पेरोल सर्विसेज के लिए करार किया है, इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। और सबसे आखिरी में श्रीराम ट्रांसपोर्ट 6 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड की इस कंपनी ने घोषणा की है। ओके, तो ये हैं आपके लिए आज के खबरों वाले शेयर्स। 33,200 के ऊपर बैंक निफ्टी, अब सिर्फ 80 पॉइंट्स नीचे। बढ़िया रिकवरी बैंक निफ्टी में, तो रिकवरी में आगे इस समय आपको बैंक निफ्टी ही आते हुए दिख रहा है। लगभग सभी बैंक्स में पिछले कुछ मिनटों में आपने अच्छी खरीदारी देखी है और ऐसा नहीं है कि कोई रनअवे गेन्स आई हैं, बट यस थोड़ा रुझान पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। ICICI बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहा है, 1.5% ऊपर। इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, यहां पर भी पॉजिटिव एक्शन आ रहा है। निचले स्तरों से बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन, इनमें अच्छी रिकवरी हुई है। HDFC, कोटक, यहां पर भी निचले स्तरों से सुधार होते हुए दिखा है। तो बैंक निफ्टी पर एक्शन इस समय भरपूर हो रहा है। आइए हमारे एक्सपर्ट से जुड़ते हैं और जानते हैं इस एक्शन को अब कैसे समझें। वागले साहब, ICICI बैंक से शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव हो गया, 1.5% ऊपर, टॉप गेनर इस समय बैंक निफ्टी में। बताएं सर, क्या व्यू बन रहा है? आफ्टरनून दीपांशु, मेरे हिसाब से ये बाउंस बैक है जो फर्दर थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकता है, बट अभी बाइंग करने के लिए लेट हो गए। अभी 575 के लेवल पे ये 585, 82 तक जा सकता है। 585 का इसका अगला रेजिस्टेंस है जो इजीली क्रॉस नहीं करेगा, 585, 587। तो मैं लॉन्ग जाने की का व्यू नहीं रखता हूँ। ओके, फिलहाल लॉन्ग जाने का व्यू नहीं है, बट डेफिनेटली रिकवरी में सबसे आगे है ICICI बैंक इस समय। सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी, फेडरल बैंक पर नजर डालें, यहां पर भी अच्छी रिकवरी हुई है। कुछ थोड़ा और एक्शन बनते हुए देखते हैं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, मार्केट में लोअर लेवल से बहुत शार्प रिकवरी आई है और सडन रिकवरी आई है। क्या न्यूज आई है ये पता नहीं, बट लोअर लेवल से एक शॉर्ट कवरिंग टाइप मूव जरूर देखने को मिला और लास्ट 15-20 मिनट में ही ऐसा मूव बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। फेडरल बैंक का जहां तक सवाल है, 76 पे अभी ट्रेड कर रहा है। 78 रुपीज का इसका रेजिस्टेंस है। 78 रुपए का लेवल अगर ये ब्रेक कर देगा तो ये जो गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 10-15 दिनों से, इसको पॉज मिल जाएगा फेडरल बैंक के अंदर। 78 के ऊपर स्टॉक के अंदर फिर एक फ्रेश मोमेंटम बिल्टअप होगा और फिर 82 से 84 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने अगर बाय कर रखा है वो लोग होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी 78 के ऊपर बनेगा। ओके, तो फ्रेश खरीदारी 78 के ऊपर ही बनेगी, बट अगर बाय करके रखा है तो होल्ड करना जरूरी है। मेटल काउंटर्स में भी थोड़ा एक्शन बन रहा है। टाटा स्टील, अब देखिए वायदा कारोबार का टॉप गेनर बनते हुए 2.5% ऊपर। सुबह से ही थोड़ी स्ट्रेंथ टाटा स्टील हमें दिखा रहा था और अब मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है ये काउंटर। टाटा स्टील, बंसल जी, अब फ्रेश राय कोई बनती है, स्पेशली जो आफ्टरनून सेशन में सबसे आगे ये काउंटर दिख रहा है। ओके, बंसल जी से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कुणाल जी तब तक हमारे साथ है। कुणाल जी, बताएं सर, टाटा स्टील पर क्या राय बननी चाहिए?
देखिए बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख रही है बाजार में और सारे जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं दीपांशु सब में शॉर्ट कवरिंग है। टाटा स्टील भी एक सपोर्ट से ही वापस लौटा है और सपोर्ट जो है 680 685 के रीजन में था, वही आज का इंट्राडे लो है, बिल्कुल वहीं पर बाइंग हुई। आप एक पुल बैक आते हुए देख रहे हैं तो तुरंत मेरी कोई खरीदारी की राय नहीं, मुझे लगता है एक बार 745 का लेवल निकल जाता है। आज की जो ये पुल बैक आप देख रहे हैं लार्जली शॉर्ट कवरिंग के चलते एक्सपायरी रिलेटेड है। 745 के ऊपर टिकेगा तब फिर फ्रेश खरीदारी करेंगे। ओके, तो 745 के ऊपर टिकने दें, फिर फ्रेश खरीदारी के आसार बनेंगे। अब आगे साहब, LIC हाउसिंग फाइनेंस पर क्या राय होगी? ये भी एक स्टॉक था, सुबह की गिरावट में इसने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया और अब रिकवरी में आगे दिख रहा है सर। दीपांशु, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। 400 का लेवल है जहां पर इसने सपोर्ट लिया है। आज का लो भी बराबर 400 है, वो एक प्रीवियस स्विंग लो भी है। इसका मतलब ये 400 इजीली ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन ऑन द अपसाइड 422 423 के आसपास ये स्टॉक अटक सकता है। 425 लेके चलिए तो 416 पे मैं एक 2-1.5% की अपसाइड देख रहा हूँ। नो ट्रेड है मेरे लिए फिलहाल, लेकिन ये स्टॉक वीक नहीं है, इतना मैं एग्री करता हूँ। ओके, वीक नहीं है बट फिलहाल नो ट्रेड जोन में दिख रहा है। सेल स्टील अथॉरिटी, सुमित जी इस पर राय दें। वैसे तो बैन से भी आज बाहर आया और आखिरी दिन है एक्सपायरी का, अब सेल में कैसे एक्शन देखते हैं जिस तरह से बाकी मेटल स्टॉक्स में भी एक्शन बन रहा है? दीपांशु, मैं फिर रिपीट करूंगा, सेल में सेल नहीं करना है, सेल में बाय करके होल्ड करना है। सेल के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है और ऐसा का ऐसा मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा मेटल पैक मुझे बहुत मजबूत लग रहा है। आज मार्केट में इतनी गिरावट, इतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन मेटल्स टच से मस नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब अगर मार्केट्स में रिकवरी आई तो मेटल सेक्टर सबसे पहले फटेगा ऊपर की तरफ, जिसमें सेल के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। सेल के अंदर इमीडिएट जो ऊपर में हडल है 72 रुपए 50 पैसे 73 का है। 7250 73 का लेवल जैसे ही सेल तोड़ेगा तो 78 से 80 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। नीचे में 68 और 69 एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, तो वो स्टॉप लॉस से पोजीशंस होल्ड करें। 78 से 80 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म में टारगेट होंगे और जिस तरह से मेटल सेक्टर पूरा मजबूती में है, सेल जल्दी 100 का लेवल दिखाएगा, तो सेल बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है, होल्ड करके चले। बिल्कुल, सेल बढ़िया काउंटर है, होल्ड करके चलने की राय बन रही है। मेटल्स में आ रही है दमदार रिकवरी, स्पेशली जो स्टील स्टॉक्स हैं वो थोड़ा रिकवरी में आगे आते हुए दिख रहे हैं। बाकी मेटल्स में अभी भी थोड़ा प्रेशर है, बट स्टील स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर। मिड कैप आईटी एक और थीम जो लंबे समय से अच्छी कर रही है। लार्ज कैप आईटी में आज प्रेशर दिख रहा है, पर मिड कैप आईटी रोज हम देख रहे हैं कोई ना कोई एक स्टॉक अच्छी कमान पकड़ता है। सोनाटा सॉफ्टवेयर, इसमें अभी एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिखा है। जैन साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। जैन साहब बताएं सर, सोनाटा सॉफ्टवेयर थोड़ा एक्शन बन रहा है, कोई राय इस पर? नहीं, बिल्कुल ये स्टॉक तो वन ऑफ माय फेवरेट्स रहा है, काफी नीचे के लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं और अभी भी देखिए सबसे बढ़िया बात है वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत बढ़िया है। और जहां पे भी ये मतलब ठीक है मार्केट जैसा क्रैश कर रहे हैं, क्रैश तो नहीं बोलूंगा पर टूट रहे हैं और स्टॉक्स भी काफी गिर रहे हैं, तो हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिले 450 470 का रेंज आए तो वहां पे बिल्कुल बाइंग करके चले। बट जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करके रखे। फैंटास्टिक नंबर्स है, फैंटास्टिक फंडामेंटल्स है और दिसंबर का क्वार्टर भी बढ़िया था। सो ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द मिड कैप आईटी। बिल्कुल, मिड कैप आईटी रोज कोई ना कोई एक दो बढ़िया स्टॉक्स निकल कर आते हैं जो आपको अच्छा एक्शन दिखाते हैं और आज सोनाटा सॉफ्टवेयर लीड लेते हुए दिख रहा है। जैन साहब की एक और फेवरेट पिक जेंसार टेक्नोलॉजीज, थोड़ा फंड एक्शन हुआ था इसलिए सुस्ती में आया, अब वापस वहां पर भी थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। साथ ही फार्मा के कुछ काउंटर्स हैं जहां पर एक्शन है। सुबह से मिड कैप फार्मा में थोड़ी तेजी बनी हुई है। नैटको फार्मा ये एक स्टॉक है जिधर एक्शन सुबह से ही दिख रहा है। बंसी जी जरा नैटको फार्मा पर नजर डालें, कोई इंटरेस्टिंग व्यू बन रहा है चार्ट पर? देखिए दीपांशु, नेटको फार्मा में देखें तो एक डबल बॉटम बना है निचले स्तरों पर। आज 790 के अराउंड स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है। वो लेवल्स इंट्राडे में ब्रीच भी हुए थे बट होल्ड कर रहा है और टेक्निकली यहाँ पर एक रैली लगती है मुझको। 816 के अराउंड चल रहा है। 830 833 के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 802 का स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, 802 के स्टॉप लॉस के साथ नैटको फार्मा पर भी रखनी है नजर। फिलहाल डेज हाई पर ये काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है।
कमर्शियल कोल माइनिंग नीलामी की दूसरी किस्त शुरू हो रही है, ये आपके लिए इस समय अपडेट आते हुए दिख रहा है। लगभग 67 माइंस के लिए बोलियां मंगाई जाएंगी, तो ये एक अपडेट आ रहा है। शायद इसकी वजह से भी थोड़ा हम मेटल काउंटर्स में एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। कमर्शियल कोल माइनिंग की बोली लगाने की सेकेंड प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। नजर रखिए मेटल काउंटर्स पर, जहां पर आपको बढ़िया एक्शन इस समय दिख रहा है। एक कैश स्टॉक जहां पर अच्छा एक्शन और बन रहा है, एबी कैपिटल। लगातार इस स्टॉक पर चर्चा होती है। सुमित जी, एबी कैपिटल पर नजर डालिए। वैसे तो रीसेंट हाई से गिरा है, पर आज के ट्रेड में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। बिल्कुल, आज एक अच्छा मूव लोअर लेवल से एबी कैपिटल दिखा रहा है। स्टॉक का ऊपर में हडल 122 रुपए का है। 122 रुपए का लेवल टूटने के बाद एबी कैपिटल में मोमेंटम बढ़ेगा और फिर 130 से 135 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल पोजीशन होल्ड करें 115 के स्टॉप लॉस से, और जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं 122 के ऊपर करें 130 से 135 के टारगेट्स के लिए। ओके, सो 130 से 135 के टारगेट के लिए एबी कैपिटल पर रखें नजर। ये स्टॉक फिर से आपको बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहा है। एलएनटी टेक्नोलॉजीज, ये एक और मिड कैप आईटी काउंटर से देख रहे हैं हम। मिड कैप आईटी में ही दमदार एक्शन बन रहा है। लार्ज कैप आईटी तो सुस्ती के मूड में है, पर मिड कैप आईटी अच्छी कमान पकड़ रहा है। वागले साहब, एलएनटी टेक्नोलॉजीज पर नजर डालिए। 2530 के लेवल पर आया है, अभी अभी खरीदारी आती हुई दिखी है इस पर। दीपांशु 2560 2570 तक की अप मूव दिखाई देती है। एक आध % की मूव होगी आज के दिन में। इसमें मुझे थोड़े से वॉल्यूम्स कम दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे को बाय तो नहीं करना है, लेकिन ऑब्वियसली ये वीक नहीं है। 2500 का एक लेवल है जो सपोर्ट कर रहा है 2490 2500, वहां से ये अच्छा खासा बाउंस बैक है। शायद अगर मार्केट में बाउंस बैक बाइंग आ गए तो ये 2600 तक भी जा सकता है। आपके लिए एलएनटी टेक्नोलॉजी पर रहा है। आइए, जुबिलेंट फूड वर्क्स, इसने की है एक बड़ी डील। क्या है इस बड़ी डील की डिटेल्स बताने के लिए वरुण है तैयार हमारे साथ स्टूडियो में। वरुण, बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, ये बड़ी डील जो है ये पोपाई नाम की एक क्या नाम? पोपाई मैं तो इसको ऐसे ही जानता हूँ। पोपाई द सेलर पहले आता था कार्टून, अच्छा। उसी नाम से अभी भी जानता हूँ। बाकी तो दीप ज्यादा एकदम क्लियरली बता। हाँ, दीप ने तो बताया, लेकिन दीप के बताने के बाद भी याद हो नहीं रहा हम सबको। तो चलिए बताइए। तो ये वाली जो कंपनी जो सामने लिखी हुई आ रही है, हाँ, पोपाई, यहाँ पे इसकी जो मास्टर फ्रेंचाइजी है उसको भारत में खोलने के लिए, और भारत के साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी इसके लिए करार इस कंपनी ने कर लिया है। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा ये पोपाई क्या है। बेसिकली ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, हाँ, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है जैसे कि आप देखते हैं सैंडविचेस, बर्गर्स, वो सब वहाँ यहाँ पे बिकते हैं। और खासकर ये यूएस की कंपनी है, 1972 में शुरू हुई थी। यूएस में इस कंपनी के पास करीब 2500 आउटलेट्स के आसपास है, और वहीं इसका सबसे बड़ा कारोबार है। यूएस के बाहर भी ये कंपनी कारोबार करती है, जैसे स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, चीन, ब्राज़ील, श्रीलंका, ऐसे 25 देशों में कंपनी कारोबार करती है, और कुल मिला के 3500 आउटलेट्स जो है इस कंपनी के पास है। अब इंडिया में क्योंकि इस कंपनी का ज़्यादा प्रेजेंस ही नहीं था, इनफैक्ट इसके लिए कहीं ना कहीं ये कंपनी यहाँ पे अब आ रही है, और जुबिलेंट फूडवर्क्स की तरफ से जुबिलेंट फूडवर्क्स जो है इसकी मास्टर फ्रेंचाइजी ले रहा है और यहाँ पे इसकी स्थापना कर रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क को क्या फ़ायदा है? देखिए, KFC हो या फिर मैकडोनल्ड्स हो, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जो हो, उनके साथ अगर जुबिलेंट फूडवर्क को कॉम्पीट करना है इस पूरे स्पेस में, तो कहीं ना कहीं जुबिलेंट फूडवर्क्स को या तो अपना खुद का ब्रांड उतारना पड़ता है, या तो फिर किसी की मास्टर फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती। तो अब इन्होंने पोपाई की मास्टर फ्रेंचाइजी ले ली है, और इनके प्रोडक्ट्स को अब ये यहाँ उतारने वाले हैं। पोपाई का अगर आप यूएस में बिजनेस देखें तो काफ़ी बेहतर है। पर स्टोर सेल्स इनकी जो है $1.4 मिलियन के आसपास है, जो KFC से भी ज़्यादा अच्छी है। यानी कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड ऑल ओवर ग्लोब जो है वो काफ़ी अच्छी है। जो मार्जिन्स पोपाई कमाता है यूएस में वो करीब 16 से 17% के आसपास है। तो देखना होगा कि जुबिलेंट फूडवर्क्स कितने मार्जिन यहाँ कमाता है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है कि जुबिलेंट फूडवर्क को यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा। इस कंपनी की जो ब्रांड बिल्डिंग है उसके जुबिलेंट फूडवर्क्स को थोड़ा बहुत खर्चा यहाँ करना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के जुबिलेंट फूडवर्क्स के ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो है या फिर आय में ये कंपनी काफ़ी बेहतर, या फिर ये फ्रेंचाइजी जो है वो काफ़ी बेहतर एडिशन जो है वो कर सकती है। और हाल ही में आपने देखा काफ़ी सारे और एडिशंस जुबिलेंट फूडवर्क्स ने किए थे। चाइनीज़ का कारोबार इन्होंने शुरू किया था, उसके अलावा बिरयानी का कारोबार शुरू किया था, और हाल ही फिलहाल में नेदरलैंड की एक कंपनी थी उसमें भी इस कंपनी ने कहीं ना कहीं अधिग्रहण किया था। तो लगातार जुबिलेंट फूडवर्क्स जो है नए नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्रिएट करते जा रहा है, और उस पोर्टफोलियो में अब पोपाई जो है वो भी शामिल होने वाला है। ओके, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट फूडवर्क्स के हाल ही के बड़े डेवलपमेंट। और एक बड़ी कंपनी पोपाई, इसका इन्होंने मास्टर फ्रेंचाइजी लिया है 4 देशों के लिए, भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। आइए, जुबिलेंट फूडवर्क्स स्टॉक सुबह से मजबूत था, अब बाजार की कमजोरी के साथ ये भी नीचे आ गया। लेकिन आइए नितिन जी का करते हैं स्वागत, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का।
स्वागत है नितिन जी आपका। बताएं सर क्या ट्रेड लेंगे? जी 14,400 की पुट ऑप्शन लेंगे। आज की एक्सपायरी है, 32 से 33 रुपए में मिल रही है आज ही वाला की एक्सपायरी। जी आज वाला 14,400 का पुट ऑप्शन। ओके। और इसका आज का लो देखिए 19 का है, तो मैं स्टॉप लॉस इसका 14 रुपए का रख रहा हूँ। ओके। यानी कि मैक्सिमम रिस्क 16-17 रुपए का है। ये हीरो जीरो भी इसको मान के चलें, और क्लोजिंग में होने को ये डबल हो सकती है, यानी कि इसका भाव 80 से 90 रुपए हो सकता है। मार्केट में बाउंस आया है, बाउंस में एक अच्छे प्राइस पे मुझे मिल रहा है। डेटा नेगेटिव है, नेगेटिव डेटा पे मैं बाउंस पे पुट खरीद रहा हूँ, तो लॉजिकली ट्रेड सही है ये। और इसका टारगेट आप रखें 80-90 ऐसे रखेंगे, डबल हो सकती है। और स्टॉप लॉस हम 14 रुपए का रखेंगे। ओके तो स्टॉप लॉस रखें आप 14 रुपए पर। 32 रुपए में खरीदे 14,400 का आज की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन। अभी बचे हैं आपके पास 70 मिनट। इस 70 मिनट में अगर कमज़ोर हुआ निफ्टी, जैसा कि उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छी रिकवरी 14,260 से 14,400 के आसपास तक की आई है, तो वापस कमज़ोरी बन सकती है। डेटा है नेगेटिव और इसे उछाल में वापस से आपको बिकवाली करनी है, और बिकवाली करने का सही तरीका है 14,400 का पुट का हीरो या जीरो ट्रेड भी इसे मान लें। आपकी रिस्क होगी 15-17 रुपये की। 32 रुपये पे लीजिए, 14 रुपये का स्टॉप लॉस। 80 और 90 रुपये तक के टारगेट, 80-90 के टारगेट। अगर ये 14,300 के आसपास निफ्टी आ जाता है नितिन जी, तो 80-90 के टारगेट आ जाएंगे, राइट? जी अनिल जी आना चाहिए। अभी तो देखिए बात करते करते 52 हो गई, हम लोग 33 के आसपास बात कर रहे थे, तो 20 रुपया तो बढ़ गई। और वो खास बात यह है कि 14,400 की कॉल खत्म हो रही है, वो 18 रुपया रह गई। इसका मतलब ये हुआ कि 14,400 के नीचे एक्सपायरी आनी है, और अगर 14,400 के नीचे एक्सपायरी आनी है तो भाव 14,400 की पुट में आना है। तो इसका भाव मुझे लग रहा है कि 14,320 के आसपास आएगी, तो 80-85 रुपये हो जाएगी। ओके 14,300 के आसपास आएगी तो 80-85 रुपये तक का। और नितिन जी के बात करते करते देखिए तेजी से जाता हुआ दिखा है बाजार, और 40-50 पॉइंट निफ्टी तुरंत ही गिरा है। कहाँ 14,400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब 14,360 आता हुआ दिख रहा है। और बैंक निफ्टी भी आप देखिए 33,200 के आसपास था, 33,025 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। नितिन जी बैंक निफ्टी के डेटा पर भी राय दीजिए। जी बैंक निफ्टी का डेटा में भी सिमिलर सिचुएशन है। ये बाउंस खाली ट्रैपिंग के लिए हो रही है। ये रोज का ऐसा ही है कि ऊपर बाउंस होता है, सारे स्टॉप लॉस कटते हैं, उसके बाद नीचे आ जाती है। बैंक निफ्टी में भी 33,000 के नीचे ही एक्सपायरी होनी चाहिए। अभी 33,055 के आसपास का भाव है फ्यूचर में। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 32,800 की तरफ हो सकती है। यहाँ से 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर सकती है, सिमिलर जैसे कि पिछले वीक हुआ था। पिछले वीक में भी इसी तरीके से मोमेंटम बनी थी और लास्ट में मार्केट गिरी थी आधे एक घंटे में। सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट मुझे आज भी वैसा ही लग रहा है कि लास्ट के आधे एक घंटे में तेजी से मार्केट गिर सकती है। ओके तो आखिरी घंटे में तेजी से मार्केट गिर सकती है। बाउंस बैक पर गिरावट का ही मूड बना कर रखें, और इसलिए पुट की खरीदारी की राय नितिन जी आपको दे रहे हैं। वापस 200 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी, निफ्टी 14,400 का लेवल तोड़ा है, और 33,000 तोड़ने की तैयारी में आपको बैंक निफ्टी भी आते हुए दिख रहा है। तो वीकनेस बाजार में एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। एक जो थोड़ा बाउंस बैक आया था, मूड माहौल बाजार का सुधारा था, अब वापस गिरावट के ही लेवल्स आ रहे हैं। अब पीरामल एंटरप्राइजेज, वागले साहब इस पर बड़ा ब्रेकडाउन आया पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। अब 1900 के लेवल से सीधा आज 1800 के भी नीचे फिसला है। क्या चल रहा है पीरामल एंटरप्राइजेज में सर? दीपांशु बिल्कुल पिछले 3 दिनों में एक टॉप बना है 1940 का, 3040 का एक रेजिस्टेंस पे अटक के अभी ये 1780 आया है। लेकिन ये यहाँ पर भी मुझे बेचना है, तो मैं थोड़ा सा बाउंस बैक का वेट करूंगा। मे बी 1800-1830 ये सही लेवल होगा ऊपर में बेचने के लिए। ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है ये 1750-1740 तक जा सकता है। ओके तो 1740 तक जाने की तैयारी में है पीरामल। नजर रखिए इस काउंटर पर, भारी बिकवाली का दबाव आ रहा है। ये सीरीज वैसे काफी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि 11 स्टॉक्स इस सीरीज में बाजार का हिस्सा बने थे, और अब जो कुछ नए स्टॉक्स हैं वहां पर ज्यादा बिकवाली का प्रेशर आते हुए दिख रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सुमित जी जरा इसके चार्ट देखकर बताएं, ये एक्सपायरी का प्रेशर है या फिर थोड़ा और यहां से गिरावट आ सकती है, क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल्स वैसे ही पिछले कुछ दिनों से काफी तेज गिरावट दिखा रहे हैं। एयू बैंक के अंदर इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला नहीं है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। एयू बैंक ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। 1100-1120 के आसपास स्टॉक का सपोर्ट बनेगा, और स्टॉक के अंदर ऊपर में रेजिस्टेंस है 1200-1225 के आसपास। तो ये इमीडिएट रेंज मान के चले एयू बैंक की। मेरे को लगता है कि ओवरऑल ये स्टॉक के अंदर वापस से तेजी देखने को मिलेगी जैसे ये 1200 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा। तो फिलहाल बाइंग के लिए एक बार वेट करें, जिन्होंने बाई कर रखा है वो लोग होल्ड करें। 1100-1120 सपोर्ट को नीचे में ध्यान में रखें,
अगर वो लेवल्स टूटे तो फिर करेक्शन और गहराएगी, नहीं तो फिर सपोर्ट होल्ड करके एक रिकवरी और एक बाउंस देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर राय आपके लिए। जुबिलेंट फूड की हम बात कर रहे थे, लेकिन वो नितिन जी के निफ्टी पर निशाने लगाने का वक्त हो गया था, इसलिए हमने उस स्टॉक पर राय नहीं ली। चार्ट देखिए मजबूत खुलने के बाद थोड़ा नीचे आया है। बंसल जी जरा जुबिलेंट फूड वर्क्स चार्ट पर राय दीजिए। इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्विजिशन किया जिसका नाम आपने अभी सुना होगा, बताएं सर। देखिए अनिल जी, नाम तो सुना है, नाम पर भी अनिल जी पहले बात करते हैं। पहले व्यू दे दूं अनिल जी। व्यू ये अनिल जी, मार्केट की वीकनेस है, वीक हो रहा है। 2876 के स्तरों पे नजर रखनी है। जैसे ही 2876 के लेवल्स जब भी आज कल ट्यूसडे जब भी टूटे हैं तब इसमें खरीदारी की राय होगी। एज ऑफ नाउ शॉर्टिंग नहीं करेंगे। और अनिल जी, जिस कंपनी का एक्विजिशन करा है उसको वरुण बार बार बोल रहे हैं पोपिया। अब अनिल जी, हमने तो अनिल जी स्कूल में ये पढ़ा था, देखिए POPE और YES है, तो संधि विच्छेद करेंगे तो पोप प्लस यस होता है अनिल जी, तो पोप यस होता है। अब अगर अंग्रेजी में अनिल जी साइलेंट भी करते हैं, हाँ। एस को साइलेंट करने से अनिल जी ए कहां से आ रहा है, तो ये नाम में बड़ी कंफ्यूजन है। इस पर अनिल जी रोशनी डालें, मतलब कि जो वरुण बोल रहे हैं वो नाम तो किसी एंगल से लग नहीं रहा है। संधि विच्छेद करके भी देखा, पोप प्लस यस करेंगे तो हाँ, तो अनिल जी नाम में बड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ा इसको हाईलाइट कीजिए। मोस्ट लॉजिकल तो आपने जो बोला वही है, पॉप प्लस यस, पॉप यस। हाँ, संधि विच्छेद करके देखेंगे तो यही निकलता, पॉप यस। इसमें तो कोई डाउट नहीं। बंसल जी, इस मामले में 100% आपके साथ हूं। वैसे वरुण ने क्या बोला था? पॉपाइज। वो पोपिया कुछ ऐसे पोपाई बोल रहे हैं अनिल जी। वो किस एंगल से कहां पे क्या साइलेंट कर रहे हैं अनिल जी, बिल्कुल टोटल वरुण इतना खराब भी नहीं बोला बंसल जी जितना खराब आप बोल रहे हो। आप तो बहुत दूर दूर तक, मतलब कहीं इसके असली नाम के आसपास भी नहीं है। तो मतलब, लेकिन ठीक है, मुझे आप वाला पसंद आया। देखो, अपने तो जिससे याद रह जाए ना वो बढ़िया है, सीधी सीधी बात है। देखो, आप अगर कभी ऐसा सोचे कि हिंदुस्तान में ये खुल जाए पॉप यस, और फिर आप कहे कि चलो आप सबको मैं पॉप यस लेके जाता हूँ, और हमें समझ में आ गया कि आप पोपाया लेके जा रहे हो। क्या दीप पोपाया ही ना, क्या नाम बताया? पॉपाइज सर, पॉपाई। वो अच्छा, तो एक काम करिए, जब आपको हमें नाम ही नहीं आता बंसल जी, तो इसमें ट्रीट देने का काम या तो दीप करेंगे या जैन साहब करेंगे। जैन साहब बहुत कूद के नाम बोल रहे हैं। तो ये जैन साहब के जिम्मे है। तो अगली बार जब भी अगली बार ये खुलेगा, जैन साहब भी अपने ट्रीट लेकर जाएंगे। वैसे भी जैन साहब की बहुत सारी ट्रीट बाकी है, इसके साथ एक और से जी। कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इसमें पोपाई में तो अनिल जी नॉन वेजिटेरियन फूड मिलेगा, यहाँ पे ट्रीट नहीं चलेगी जैन साहब से। तो अनिल जी रामविलास में ट्रीट लेनी है अनिल जी, रामबाग पैलेस में। रामबाग पैलेस, हाँ ये हुई ना बात। हाँ ये, हाँ जैन साहब से तो ये बात ठीक है। हाँ, तो नॉन वेजिटेरियन तो हमारे तो काम नहीं आएगी, चलो भूल सुधार। लेकिन चलिए, स्टॉक आज एक्शन में जुबिलेंट फूड इन खबरों के दम पर। इस बीच 33,000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश निफ्टी की होती हुई दिख रही। थोड़ी देर में सेठी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल, और उनसे भी हम लेंगे। इस बीच नितिन जी ने जो आपको 32 रुपये वाला पुट खरीदने की राय दी थी 14,400 का, वो 60 रुपये तक पहुंचा है। 80 और 90 का टारगेट उन्होंने दिया, लेकिन 60 रुपये तक नीचे में आया है। तो आप अपने स्टॉप लॉस ट्रेल भी करते चलें, हीरो या जीरो ट्रेड की तरह। 32 वाला 60 तो हुआ है, ताकि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट ध्यान में रखना जरूरी है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। 14,350 इमीडिएट सपोर्ट है, और 33,000 इमीडिएट सपोर्ट है, जहां पर बाजार रुकने की कोशिश कर रहा है। एकमात्र सेक्टर जो हरे निशान में वो है मेटल्स। टाटा स्टील, सेल, ये स्टॉक्स हैं आज थोड़े थोड़े खरीदारी का रुझान दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन वायदा कारोबार के बैन में है आइडिया, और ये है 7% कमजोर, क्योंकि पोजीशंस आप रोल ओवर नहीं कर सकते हैं, चाहे आपकी तेजी की पोजीशन हो या फिर मंदी की। जाहिर सी बात है कि ज़्यादा पोजीशन तेजी की है। तो ऐसे में बंसल जी, जिन लोगों को डिलीवरी के लिहाज से खरीदना है, क्या उनके लिए अच्छा मौका है कि आज वायदा कारोबार के एक्सपायरी के दिन बैन में होने की वजह से गिर रहा है, और यदि हाँ तो क्या सही लेवल है खरीदारी करने के लिए आज से? देखिए अनिल जी, नीचे में अब जो नेक्स्ट एक अहम सपोर्ट आता है, एक सपोर्ट तो ये स्टॉक तोड़ चुका है, 9 रुपीज 90 पैसा का सपोर्ट तोड़ चुका है। अब जो नेक्स्ट एक अहम सपोर्ट आता है वो आता है 8 रुपये 52 पैसे, 8 रुपीज 52 पैसा के अराउंड आता है। तो इन स्तरों पे अगर कोई बाय करता है तो अनदर 50-55 पैसे का रिस्क है। तो इन्हीं स्तरों पे 9 रुपीज के अराउंड खरीदारी की राय होगी।
ओके, तो वोडाफोन आइडिया पर रखिए नजर, 9 के स्तरों पर आते हुए दिख रहा है। आज वायदा कारोबार के बैन में है, बट एक्सपायरी के बाद नहीं रहेगा, तो कल देखते हैं किस तरह का एक्शन रहेगा। पर आज काफी कमजोरी ये काउंटर आपको दिखा रहा है। अब BHEL में भी काफी कमजोरी बनी हुई है, आज 48 के लेवल्स तक फिसलते हुए दिख रहा है। सुमित जी, एक्यूमुलेट करने की अच्छा मौका है, क्या राय देंगे BHEL पर? बिल्कुल हाँ, 48 के आसपास इसके अंदर एक्यूमुलेट करें, पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक ने पिछले 7-8 दिनों से कंटिन्यूसली गिरावट दिखाई है और मार्केट्स की गिरावट के साथ इसमें भी थोड़ा थोड़ा फॉल देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक का जो सपोर्ट है 45 से 48 के आसपास है, तो इसके अंदर पोजीशंस एक्यूमुलेट करें और होल्ड करें। जैसे स्टॉक 50 का लेवल तोड़ेगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो उसके बाद भीड़ के अंदर वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम होगा और फिर ऊपर में 52 से 55 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो पोजीशंस होल्ड करें और वेट करें 50 का लेवल का ब्रेकआउट आएगा। ओके, तो 50 के लेवल का दोबारा वेट करें और फिर देखिए BHEL आपको एक्शन में दिखेगा। अच्छी सीरीज रही है BHEL के लिए। आज एक्सपायरी के दिन थोड़ा यहाँ पर पोजीशंस रिवर्स होती हुई दिख रही हैं काउंटर पर। BHEL इंटरेस्टिंग काउंटर आपके लिए इस समय। आइए, श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और श्रीकांत जी, एक और एक्टिव स्टॉक जहां पर आज ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है, एस्कॉर्ट्स, जरा इस पर राय दें। 4% नीचे है इस समय। जी दीपांशु, मुझे लगता है कि जो शॉर्ट है उसमें आज वैसे बिकवाली थोड़ी एक्सपेक्टेशन, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि 1250 से लेकर 1240 के रेंज में इसे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये करंट लेवल से होल्ड किया जा सकता है, या तो अगर फ्रेश बाय करना है तो उसमें हमें 1240 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो रहेंगे वापस एक बार 1340 से लेकर 1330 के, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वक्त एस्कॉर्ट्स ने निकाला है। तो करंट लेवल से या तो जो पोजीशन है उसे होल्ड करें, या तो फ्रेश अगर बाय करना है तो 1240 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, या तो 1240 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, या फिर फ्रेश पोजीशन बनाना है तो इस लिहाज से लेवल्स को रखें आप ध्यान में। 2:30 बजने वाले हैं, आखिरी घंटे की स्ट्रेटेजी भी तैयार है। आज मैंने डेटा पहले से रेडी कर दिया, लेकिन उससे पहले सेठी साहब तैयार हैं, ले लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब। बताएं सर, खरीदारी करने का इरादा भी है ना? गुड आफ्टरनून अनिल जी। जी गुड आफ्टरनून। अनिल जी, आज का जिस तरह का बाजार है, वैसे तो कुछ नहीं करने में ज्यादा समझदारी है, क्योंकि क्लियर कट ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है रिवर्सल के लिए प्ले करना चाहिए। मुझे लगता है ये जो लास्ट के 1 घंटे भी जो बचे हैं, यहाँ पे बाजार में रिकवरी आनी चाहिए, बिकॉज एक तो जिस कारण से हम ज्यादा परेशान है वहां पे इतनी गिरावट नहीं है। यूएस के फ्यूचर्स अभी भी डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव है, और इस बाजार में भी स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो मुझे लगता है अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो खरीदारी करने की सलाह। 2 स्टॉक है, दोनों F&O स्पेस से। ओके, तो शुरुआत कीजिए फिर। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है वो मेटल स्टॉक है, आज स्टील स्टॉक्स फोकस में है, और वहां से मैंने आज पिक किया जिंदल स्टील एंड पावर, जो कि अप्रैल फ्यूचर्स अभी 308 रुपए के लेवल पे ट्रेड करते हैं। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 320 का, स्टॉप लॉस रखना है 302 रुपए का। ये स्टॉक अनिल जी, अभी थोड़ी देर पहले चैनल पे एक एक्सक्लूसिव खबरें भी चल रही थी कि चाइना में स्टील का प्रोडक्शन एक प्रोविंस में कम किया है, जिसके कारण से स्टील के दाम बढ़े हुए भी है और आगे बढ़ने चाहिए, तो इसका फायदा मिल रहा है। और ये जो मार्केट हुई है बाजार में, उसके कारण से सभी स्टील स्टॉक्स में भी अच्छा खासा करेक्शन आया। थोड़े दिन पहले मैंने JSW स्टील भी रिकमेंड किया था, उसके बाद वो उसी दिन या नेक्स्ट डे टारगेट भी अचीव हो गए थे। टाटा स्टील भी रिकमेंड किया हुआ है। आज मुझे जिंदल स्टील एंड पावर, जो कि 308 के लेवल पे अप्रैल फ्यूचर्स है, उसमें खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो बाउंस बैक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर वैसा होता है तो ये बहुत ही जल्दी 320 के लेवल से इस स्टॉक में आ सकते हैं। ओके, तो बाउंस बैक के लिए खेलें। और वैसे भी मेटल्स एकमात्र स्टॉक स्पेस है आज जो मजबूत है, और ग्लोबल मार्केट्स कमजोर है नहीं। देखिए, लंदन के बाजार FTSE हरे निशान में, डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में, एशिया में भी निचले स्तरों से रिकवरी आई, और यूरोप भी कमजोर कम है, कोई खास कमजोर नहीं, मुश्किल से कैक डैक ये देखिए 1/4% है। तो हम अकेले ही थोड़े ज़्यादा दुख में दुबले हैं, बाकी सब हेल्दी हैं, वेल्दी हैं। तो शायद हो सकता है एक्सपायरी का प्रेशर निकलने के बाद और ये FIs की बिकवाली के बाद हो सकता है कल रिकवरी आए, हो सकता है आज आखिरी 1 घंटे में। ओ वाह, सेठी साहब के बात करते करते JSPL 8 और JSW स्टील भी हरे निशान में, तो दोनों ही स्टॉक हरे निशान में आते हुए दिख रहे हैं। मैं करंट महीने के फ्यूचर्स देख रहा हूं, सेठी साहब ने जो लेवल दिए नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स के दिए, तो 302 ये स्टॉप लॉस है, 320 ये टारगेट है आज और कल के लिए। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कॉल सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब, दूसरा
दूसरा स्टॉक अनिल जी मेरा पसंदीदा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है टाटा पावर, जो कि अभी अप्रैल फ्यूचर 100 रुपए के लेवल पे ट्रेड करते हैं। इस स्टॉक में भी एक खरीदारी करने का बेहतरीन मौका आया है। ये स्टॉक पे मुझे लगता है ये अप्रैल सीरीज में आप इसको लेके रखिए। अप्रैल सीरीज में मुझे लगता है 115-120 तक के लेवल डेफिनेटली इस स्टॉक पे आ सकते हैं। फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट भी अच्छे थे और आने वाले दिनों में इनविट की भी बीच बीच में बातें उठती है। मुझे लगता है इसका भी इनविट बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है और वैसा कुछ होता है तो स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी बन सकती है। और ये स्टॉक भी हाल ही में करेक्शन होके ये लेवल्स पे आया है। एक अच्छा मौका है इन गिरे हुए लेवल्स में खरीदने का। तो 100 रुपए के प्राइस पे टाटा पावर का अप्रैल फ्यूचर्स खरीदना है। टारगेट है 110 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 95 रुपीज। ओके, तो टाटा पावर 110% के उछाल के लिए सिटी साहब प्ले कर रहे हैं। नजर रखिए इस काउंटर पर और साथ ही JSPL दोनों अप्रैल फ्यूचर्स खरीद कर जाएं। सिटी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वीक मूड माहौल वाले बाजार में 2 बाय आइडियाज सिटी साहब की तरफ से आपके लिए। एक और आइडिया आ रहा है श्रीकांत जी की तरफ से बिगुल BTST का। बताएं श्रीकांत जी। जी दीपांशु देखिए, जैसे भी सेठी साहब ने बताया था कि उनको मेटल्स में तेजी लग रही है और उसमें अगर आप देखें तो स्पेसिफिकली जिंदल स्टील एंड पावर अच्छा लग रहा है। वैसे ही हमें लगता है कि स्टील अथॉरिटी में भी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी तेजी बनी है। इनफैक्ट पिछले कई दिनों से इसमें जो फॉर्मेशन बन रहा है वो काफ़ी एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेडिंग रेंज के अंदर सिमटा सा हुआ है और इसी वजह से मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छी तेजी बन सकती है। 71.70 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, तो 71.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। 74 हाफ 74 74 के करीब जा सकता है ऐसे लग रहा है। तो 1 या 2 दिन का एक पोजिशनल ट्रेड बाय करें करंट लेवल से। और यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे 69.50 का, यानी कि लगभग 2 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे और 4 से 4.5 रुपये के टारगेट हम सोच सकते हैं आने वाले दिनों में। तो स्टील अथॉरिटी अच्छा लग रहा है करंट लेवल से। ओके, तो एक एक करके मेटल स्टॉक्स पर पॉजिटिव व्यू बनते हुए दिख रहा है इस समय। सिटी साहब को JSPL पसंद है, श्रीकांत जी को सेल पसंद है, टाटा स्टील JSW स्टील भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहे हैं। बाजार में थोड़ी रिकवरी हुई थी, अब वापस ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस आई है। 14,400 पे निफ्टी। चलते हैं अनिल जी के पास बाजार की स्ट्रैटेजी के लिए। सर, जैसे कि आप कह रहे थे ग्लोबल मूड माहौल तो ठीक ठाक ही है। डाउ फ्यूचर्स 40 अंक ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। यूरोप के बाजार हल्की सी सुस्ती में है, बट या तो फ्लैट है या फिर पॉजिटिव है, तो कोई ज्यादा यहाँ पर बदलाव नहीं आते हुए दिख रहा है। और एशिया में भी निचले स्तरों से चीन हांगकांग में अच्छी रिकवरी थी, एकदम सपाट क्लोज हुए हैं। और जापान के बाजार तो 1-1.25% ऊपर ही थे। यूएस की जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो भी पिछले कुछ दिनों से 1.6162 की रेंज में है, तो वहां पर भी कुछ बड़ा बदलाव नहीं है। बताएं सर, क्या व्यू बनना चाहिए? दीप, देखिए कोई खास ऐसा ग्लोबल मार्केट से बड़ी तेजी या बड़ी मंदी के संकेत नहीं है। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी तेजी के संकेत हो। डाउ 30-40 पॉइंट कुछ नहीं होता आजकल, बराबर है। 200-300 पॉइंट डाउ रोज ऊपर नीचे हो रहा है, तो कभी जरूरी नहीं कि 40 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर दिख रहे हैं तो यानी कि इतना ही आपको डाउ दिखे। 400 ऊपर भी हो सकता है, 400 नीचे भी हो सकता है। ज़्यादा संभावना ऊपर की दिख रही है, जिस तरह से थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है। और जिस तरह से हम नीचे के लेवल पर हैं तो डेफिनेटली थोड़ी रिकवरी के लिए वेट करना चाहिए और उस रिकवरी में बेचना चाहिए। ये आपके लिए एक स्ट्रेटजी हो सकती है, ये तो क्लियर कट है। मैं पहले एक बार आपको डेटा के लिहाज से बता दूं कि डेटा क्या कह रहे हैं, ठीक है। 14,400 जहां पर हम हैं अभी, यही मेक और ब्रेक लेवल है। क्यों? क्योंकि 14,400 के पुट पर है 24 लाख शेयर और 14,400 के कॉल्स पर है 43 लाख शेयर, जिसमें से 40 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो अब से लेकर 3:05 तक आपके लिए ज़रूरी है कि आप 14,400 को होल्ड करें। अगर आप 14,400 को होल्ड नहीं कर पाते हैं और नीचे गिर जाते हैं तो फिर आपके लिए रिस्क बढ़ जाती है, ये साफ है। लेकिन 14,400 को होल्ड करके अगर बाजार ने रिकवरी दिखाई तो 14,400 के ऊपर लगभग 1 करोड़ शेयर ऐसे हैं जो कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे और 14,400 के नीचे जाने पर 90 लाख शेयर ऐसे हैं पुट राइटर्स जो ट्रैप होंगे। इसलिए 14,400 मेक और ब्रेक वाला लेवल, और इसी वजह से 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक लगातार 14,400 के आसपास बाजार ट्रेड कर रहा है, लेकिन 14,400 के नीचे। और 14,400 के नीचे ट्रेड करने की वजह 40 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं जो आज ही ऐड हुए हैं। तो 14,400 आपका ट्रेंड डिसाइडर है। टूटे तो आप 14,300 की तरफ आएंगे, बढ़े तो 14,500 तक पहुंचेंगे। ये 100 पॉइंट की रेंज दोनों तरफ निकल कर आएगी। मेक और ब्रेक लेवल यही है। पोजीशन ओवरऑल भी आप देखेंगे
तो यहीं पर मेक और ब्रेक है, और एक पर्टिकुलर लेवल पर भी। तो सिर्फ आज की पोजीशन के लिहाज से देखेंगे तो 14,400 थोड़ी रुकावट वाला लेवल बन रहा है, लेकिन अगर आपने 3 बजे तक पार कर लिया और टिक गए 5-10 मिनट, तो फिर आप 14,450 14,500 की तरफ बढ़ सकते हैं। ये बात हुई निफ्टी की। लेकिन निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। क्यों? 33,000 वो लेवल है जो मेक और ब्रेकर, वहाँ पर 9 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल दोनों में बराबरी का मामला है। तो 33,000 के ऊपर जब तक बने हुए टिके हुए, कोई चिंता की बात नहीं। ऊपर में आप 33,300 33,375 तक जाने की ताकत रखते हैं। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को खींच सकता है, और 33,300 से 375 तक का मिनिमम टारगेट ऊपर बैंक निफ्टी के लिहाज से बन सकता है। तो बैंक निफ्टी ने अगर खींच लिया और निफ्टी को 14,400 के ऊपर टिक गए हम 3 बजे के पहले तक, तो एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। और नहीं टिके तो फिर बैंक निफ्टी यहीं का यहीं रह जाएगा 33,000 के ऊपर, और निफ्टी हो सकता है 14,350 तक 50 पॉइंट की जगह और दिखा दे। ये क्लोजिंग के डेटा बता रहे हैं दीप, अभी तक तो यही है। क्लियर है सर। तो मेक और ब्रेक लेवल पर है निफ्टी पर, थोड़ा यहां से अगर स्टेबल मिले तो अच्छा एक्शन आएगा, और बैंक निफ्टी भी 150 पॉइंट ऊपर जा सकता है। अच्छा सर, आपसे राय भी लेनी थी। आज की जो नई लिस्टिंग हुई है, स्पेशली लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, अच्छी लिस्टिंग हुई थी, ठीक ठाक कमजोर बाजार के मूड माहौल को देखें, और वहां से फिर फ्रेश खरीदारी हुई है। फिलहाल 30% ऊपर है 170 के लेवल्स पर। यहां पर क्या राय है सर? बिल्कुल, हमारे कई सारे दर्शक हैं, वो भी पूछ रहे हैं। अभी एक तीर्थ शाह है, उन्होंने भी मैसेज किया ट्विटर पे कि 170 का लेवल आ गया जो आप बोल रहे थे। आपने नोटिस किया होगा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एक भी बार आज हमने ये नहीं कहा कि आप इसमें पैनिक करिए, डरिए, घबराइए, और लगातार यही कहा कि ये अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसे होल्ड करिए, कोई चिंता की बात नहीं। तो अगर आपके आईपीओ में अलॉटमेंट लगा है, बिल्कुल 100% होल्ड करके रखिए। और अगर नीचे के लेवल पर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो 150 रुपये के आसपास एक अच्छा लेवल है जहां पर आप ऐड भी कर सकते हैं। 145 150 के आसपास आए कभी तो खरीद भी सकते हैं। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स बेचने की जल्दबाजी ना करें। बाकी दूसरा कौन सा था वो, क्राफ्ट्समैन, वहाँ पे तो हमने कही था कि अगर 10 से 15% का करेक्शन आए तो खरीदिए। एक बार तो नीचे आया 1,350 रुपये के आसपास, वापस मिले कहीं नीचे तो वहाँ पर लीजिएगा। कंपनी बुरी नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, महंगा था इसलिए अच्छी लिस्टिंग नहीं हुई, लेकिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स महंगा भी नहीं है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड लंबा है, बढ़िया कंपनी है, इसलिए इसमें बने रहिए। बिल्कुल, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में बने रहें, यही अनिल जी की सलाह है। ठीक ठाक लिस्टिंग हुई और वहां से फिर देखिए और खरीदारी का इंटरेस्ट आया। आज के वीक बाजार में भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 30% की तेजी काउंटर में बनती हुई दिख रही है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स यहां पर नजर रखिए। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन सुस्त लिस्टिंग हुई थी, बट यहां पर भी थोड़ी सी रिकवरी होती हुई दिखी है। हालांकि अनिल जी की इस आईपीओ से दूर रहने की सलाह थी। बट मेटल स्टॉक्स में है बढ़िया एक्शन, और बैंक स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। टाटा स्टील पर फ्रेश खरीदारी आई है, डेज हाई पर 3.5% ऊपर, और सेल पर भी फ्रेश खरीदारी 72 के लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है। आइए जानते हैं मेटल स्टॉक्स में चल क्या रहा है जो अब इतना एक्शन बन रहा है। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। आशीष, बताएं मेटल काउंटर्स क्यों है फोकस में? देखिए, स्टील कंपनीज पर आपको नजर रखना है, पर बाजार जो है एंटिसिपेट कर रहा है कि कीमतें जो है 2,000 रुपए से 3,000 रुपए प्रति टन बढ़ सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो लगातार 8वां महीना ऐसा होगा जब कीमतें हैं वो अप ट्रेंड में देखने को मिल रही है। कंटिन्यूस हम देख रहे हैं कि स्टील की जो कंपनीज हैं वो कीमतें बढ़ाती जा रही हैं, और दरअसल अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है। थोड़े दिन पहले हमने आपको बताया था कि जो चीन का शेयर है टेंशन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो प्रदूषण नियमों के चलते कंपनीज को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें अपने जो एमिशंस हैं उसे 30 से लेकर 50% तक घटाने होंगे, और उसके लिए जो है उत्पादन में कंपनीज को कटौती करनी होगी। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट निकल कर आई है जहां पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर करीब जो उत्पादन है 15% तक घट सकता है। 14 करोड़ टन के आसपास अगर आप देखें तो चाइना के शहर में उत्पादन होता है, तो सिग्निफिकेंट एक असर देखने को मिलेगा। और इस खबर के बाद हम देखते हैं तो आयरन ओर की जो कीमतें थी चाइना में, आयरन ओर के फ्यूचर्स वहां पर करीब 6 से 8% की गिरावट देखने को मिली। कोक के प्राइसेस में भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन जो स्टील प्रोडक्ट्स हैं इनकी मांग लगातार बढ़िया देखने को मिल रही है। अक्रॉस अगर आप इंडस्ट्रीज देखें, ऑटो सेक्टर से मांग बढ़िया है, कंज्यूमर ड्यूरेबल से मांग बढ़िया है, कंस्ट्रक्शन देश में दोबारा शुरू हो चुका है, तो वहां से भी अगर आप देखें तो डिमांड के ट्रेंड्स काफी ज्यादा सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। और घरेलू कंपनीज को एज इसके लिए मिल रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज के मुकाबले अगर आप देखें जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं, घरेलू कीमतें अभी भी बढ़िया देखने को मिल रही है, और अक्रॉस द इंडस्ट्री सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते देखिए आज इतने कमजोर बाजार में भी अगर आप देखें तो टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बाइंग नजर आ रही है।
बिल्कुल मेटल काउंटर्स फोकस में आ रहे हैं, बाइंग नज़र आ रही है, सेल पर अच्छा एक्शन, टाटा स्टील, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू, ये भी कुछ और काउंटर्स हैं जो आपको अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं और लगातार प्राइसेस बढ़ने से इन कंपनीज को हो रहा है फ़ायदा। सेल पर अभी अभी खरीदारी की भी राय आती हुई दिख रही है श्रीकांत जी की तरफ से। नज़र रखेंगे मेटल काउंटर्स पर जिस तरह से एक्शन बन रहा है। जैन साहब, मेटल का प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो फिर रिफ्रैक्टरीज को भी फायदा होना चाहिए सर? या बिल्कुल, बहुत सही पकड़ा आपने। ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज इनफैक्ट मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है और 10 की कमाई में मैंने इस मंडे को ही दिया था। एंड मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स पे तो बिल्कुल ध्यान दें, इसमें बहुत सारा IFGL भी है और ये स्टॉक में मैंने रिकमेंड किया। वेसुवियस इंडिया है, फंडामेंटली भी बहुत जबरदस्त क्वालिटी कंपनीज है, मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया है और देखिए करेक्शन भी हुआ है। वेसुवियस जैसे करेक्टेड लेवल्स पे है, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज भी बहुत बढ़िया फंडामेंटली अच्छा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि मेटल्स का अच्छा सरोगेट प्ले, रिफ्रैक्टरीज आपने अच्छा क्वेश्चन को लीड किया, बट ओवरऑल मैं मेटल्स में भी ध्यान देने के लिए वो करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है मिधानी कैन बी अ वेरी गुड प्ले इन मेटल्स, जिसको मैंने कल रेकमेंड किया है जो स्पेशल शो था। सो ओवरऑल मेटल्स में NMDC के ऊपर ध्यान दे, जो आयरन ओर की और बेसिक माइनिंग वाली मॉइल है उस पर ध्यान दे। तो PSU स्टॉक्स और मेटल्स में जो है जहां पे भी नीचे गिरावट आए वहां पे अच्छे कंफर्ट के साथ लिया जा सकते हैं स्टॉक्स। बिल्कुल, तो मेटल स्टॉक्स पर रखें नज़र, रिफ्रैक्टरी स्टॉक्स पर रखें नज़र और मिधानी मिश्र धातु यहाँ पर रखें नज़र। पर नज़र रखें बैंक निफ्टी पर 33,400 के ऊपर। अंजी, मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ आपको टॉस बैक कर रहा हूँ सर। निचले स्तरों से 1000 अंकों का सुधार है और अभी आप कह रहे थे 33,300 के ऊपर भी जा सकता है बैंक निफ्टी। 33,400 पर सर 33,375 एग्जैक्ट मेरा वही लेवल दीप आ गया जो 33,375 का है। अब 33,375 से 33,500 ये हल्की सी रुकावट का लेवल है। इसको पार करने के बाद 33,600 और 33,850 दो लेवल बनते हैं। और निफ्टी भी आप देखिए 50 पॉइंट तो ऐसी बात करते हैं 14,400 के ऊपर निकलते ही बढ़ भी गया। तो शॉर्ट कवरिंग 14,400 के ऊपर निकलते 1 करोड़ 4 लाख शेयर ऐसे हैं कॉल राइटर्स जो आज अब रिस्क पर हैं। और 14,450 के पार निकलने पर 1 करोड़ 31 लाख शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट होंगे। 14,500 पर 1 करोड़ 87 लाख, पूरी काउंटिंग करके रखी हुई। तो 14,400 पर जो कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच की कश्मकश थी उसमें इतना गिरने के बाद ओवरसोल्ड मार्केट में पुट कॉल रेशियो हम शुरुआत कर रहे थे शो की 0.83 पर था। तो ओवरसोल्ड मार्केट में एक बार आपका शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होता हुआ दिख रहा है। इस शॉर्ट कवरिंग में 14,500 14,550 तक के लेवल पर नजर रखिए। और बैंक निफ्टी में अगर 33,375 33,450 की इस रेंज को पार करते हैं तो 33,600 से 33,850 तक के लेवल पर नजर रखिए, ये है आपके लिए। तो ओवरऑल मेटल के बाद अब बैंक इंडेक्स एक और है जो लाल से हरे निशान में आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो दो इंडेक्स हैं क्योंकि ICICI बैंक देखिए शार्प शॉर्ट कवरिंग आती दिख रही है। 2% मजबूत, दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर ICICI बैंक है। HDFC बैंक, कोटक बैंक यानी कि बड़े दिग्गज बैंक है, इंडसइंड बैंक, ये सब हरे निशान में लौटते हुए दिख रहे हैं। तो और पूरी एक तरफा तेजी को लीड करने का काम कर रहा है टाटा स्टील। 3.5% की दमदार तो तेजी निफ्टी पर टॉप गेनर और यही मूड माहौल सेट करता हुआ सारे स्टॉक्स का आपको नजर आएगा। आइए सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट के साथ। सेल को सेल नहीं करना है, बाय करना है, ये कहना था सुमित जी का। और उसके बाद श्रीकांत जी ने भी एक बढ़िया खरीदारी की राय इस पर दी है। सुमित जी बताइए अब कहां है आपका इरादा ट्रेड करने का? बिल्कुल अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। मार्केट्स में कॉन्ट्रैक्ट कॉल ले रहा हूं, अभी तक मार्केट्स नीचे है लेकिन मेरे को लग रहा है ये स्टॉक में मूव आएगा। स्टॉक का भाव चल रहा है 46 रुपए 70 पैसे। ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। स्टॉक का नाम है टाटा स्टील BSL, टाटा स्टील BSL, छोटा वाला स्टॉक जो अभी 46 रुपए 50 पैसे 46 रुपए 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक पिछले 7 से 10 दिनों में कंसोलिडेट हुआ है और आज स्टॉक के अंदर यहां से मोमेंटम ऊपर का बिल्डअप हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से एक बढ़िया और अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। मिनिमम टारगेट 10% का यहां से ऊपर का होना चाहिए जो कि 51 रुपए के आसपास का होगा। टाटा स्टील BSL लिमिटेड का 51 का पहला टारगेट, 54 का दूसरा टारगेट। ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें और स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा लगाना है, 44 रुपए 10 पैसे का। 44 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है 51 से 54 के टारगेट के लिए। जल्दी ये लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिलना चाहिए। ये है आपके लिए टाटा स्टील BSL। भूषण स्टील लिमिटेड इसका पहले नाम होता था जिसको NCLT के जरिए टाटा स्टील ने टेक ओवर कर लिया और उसके बाद इसका नाम बदलकर टाटा स्टील BSL हो गया। ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। बंधन बैंक, ये स्टॉक कमजोर बाजार में भी एकदम मजबूती से खड़ा रहा पिछले 2-3 सेशंस में। क्यों?
क्योंकि ब्रोकरेज हो रहे हैं बुलिश। और क्यों हो रहे हैं बुलिश, ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ है। देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कौन कौन सी ब्रोकिंग हाउसेस हैं जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आते हुए देखी और वो काफी पॉजिटिव हैं। आज ही के दिन हमने CLSA की पॉजिटिव रिपोर्ट देखी, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे रहे हैं, 390 तक के टारगेट्स यहाँ पे सुझा रहे हैं। साथ ही गोल्डमैन सैक्स भी काफी पॉजिटिव है और सबसे हाईएस्ट टारगेट्स इनके हैं 484। और आप देखिए जेफरीज भी यहाँ पे बुल केस में इनका ये मानना है कि 540 तक ये लेवल्स आते हुए दिखेंगे बंधन बैंक पर। अब क्या वजह है इसकी, सबसे पहले तो आप देखिए असम और वेस्ट बंगाल, हमने आपको बार बार कहा है कि ये बहुत ही मेजर कंसर्न था, एक ओवरहैंग बनता हुआ दिखा था इस कंपनी पर, क्योंकि 40% से ज्यादा की जो लोन्स है, इनकी लोन बुक है वो असम और जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम वेस्ट बंगाल, वहां से आती है। तो इसके चलते हम देखेंगे कि अब वो ओवरहैंग धीरे धीरे पूरा होता हुआ दिखेगा। धीरे धीरे माइक्रो फाइनेंस की जो रिकवरी है वो काफी तेज होती हुई दिखी है और इससे बंधन बैंक को काफी फायदा होता हुआ दिखेगा। रिटेल पोर्शन इनका सबसे ज्यादा है, तो आप देखिए अब धीरे धीरे जो मांग है वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। जो रूरल एरियाज है वहां से मांग काफी बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा अब तक जितना भी रिस्क फैक्टर था वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन था, स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका था, तो इसके चलते वैल्यूएशंस काफी आकर्षक हो चुके हैं और इसलिए भी सारे ब्रोकिंग हाउसेस को काफी पसंद आ रहा है। यही नहीं, अब आप देखिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब परफॉर्मेंस पूरे हो चुके हैं, सबसे ज्यादा जो गैप था प्रोफोमा एनपीएस और जो रिपोर्टेड एनपीएस थे वो बंधन बैंक का था और हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो प्रोविजंस थे वो ले चुके हैं, तो इसके चलते अब जो रिकवरी आएगी तो वो राइट बैक कर पाएंगे प्रोविजंस को, ये भी इनके लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा कॉनकॉल जो हुआ था उसमें मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव थे डिस्पर्समेंट्स को लेके, एडवांसेस को लेके, और आने वाले समय में मानसून आएगा तो वहां पे भी इनके जो लोन ग्रोथ है उसमें काफी ज्यादा बढ़त देखने मिल सकती है। तो इसी के चलते जितने भी डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउसेस हैं और साथ ही इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस सभी के सभी सबसे ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो बंधन बैंक यहाँ पर पॉजिटिव व्यू बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में भी हम सुबह अच्छा एक्शन देख रहे थे, अभी बाजार की रिकवरी में भी इसने हिस्सा लिया है, हालांकि पूरी तरह पॉजिटिव नहीं हुआ है। जैन साहब, कोई व्यू बंधन बैंक पर, क्योंकि एक डर था कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हैं तो लोन वेवर्स अनाउंस हो सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एटलीस्ट ये इंडिकेशन तो नहीं दिए, तो वो डर कहीं ना कहीं जाते हुए दिख रहा है। बंधन बैंक पर कोई राय सर? नहीं, बिल्कुल बंगाल असम फैक्टर तो काफी बड़ी तलवार लटकी हुई थी और वहां पे कंपनी का बहुत बड़ा कारोबार और पूरे इश्यूज आसाम में भी आ रहे थे, बंगाल में भी, और फिर इलेक्शंस में भी ये डर था कि होगा ऐसा। बट मेरे हिसाब से जिन लेवल्स पे और बहुत बड़ा करेक्शन इस स्टॉक में हम देख चुके हैं, तो आई थिंक जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे और कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक अच्छा पुल बैक भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं पहले भी सुन रहा था और आज भी अभी ये जब सुन रहा हूँ और सारी लॉजिक एकदम सही है, सो मेरे हिसाब से ये 400 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बट यस, जिन्होंने ले रखा वही होल्ड करके रखे। बाकी अगर प्ले करना है तो मुझे लगता है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस कैन बी अ वेरी गुड प्ले टू प्ले द NBFC सेक्टर और HFC सेक्टर। ओके, तो अगर लिया हुआ है तो बंधन बैंक होल्ड करें, अदरवाइज LIC हाउसिंग फाइनेंस पर फोकस करें। अभी थोड़ी देर पहले हम इस पर बात भी कर रहे थे और काउंटर भी पॉजिटिव ट्रेड आपको दिखा रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी 1.5% ऊपर है, बंधन बैंक भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाते हुए। बाजार के दिग्गज बैंक्स अच्छे एक्शन कर रहे हैं। ICICI बैंक तो काफी देर से पॉजिटिव ट्रेड में था ही। सुमित जी, HDFC बैंक पर भी रिकवरी आई है, फिलहाल 0.5% ऊपर, कोई राय? बाउंस बैक आ गया दीपांशु HDFC बैंक के अंदर भी, और बैंक निफ्टी देखिए पॉजिटिव है, 150 पॉइंट प्लस है, और HDFC बैंक 1500 का लेवल तोड़ दे एक बार तो फिर इसके अंदर भी ऊपर का मोमेंटम देखने को मिलेगा, और 1520 1550 के लेवल फिर नेक्स्ट वीक तक HDFC बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बाउंस बैक अभी मार्केट्स में आ रहा है। अगर आज ये बाउंस बैक के सस्टेन करता है क्लोजिंग तक और ऐसे ही क्लोजिंग देखने को मिलती है तो कल का दिन भी हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिलेगा। ओके, तो शार्प रिकवरी आते हुए दिख रही है बैंक्स में, मेटल्स में, जो इस समय बाजार को लीड कर रहे हैं। आइए चलते हैं श्रीकांत जी के पास, उनके पास एक कॉल तैयार है बिगुल श्रीकांत जी के लिए। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु, वैसे जैसे बैंक निफ्टी में बात हो रही थी और बैंक निफ्टी के अगर आप चार्ट को देखते हो तो वहाँ पे अच्छा खासा एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है, और यहाँ पे अगर जैसे तेज़ी बनेगी वो ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से
अगर मार्केट सपोर्ट कर लेता है, यानी कि मोमेंटम तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, फॉर्मेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि हम शायद बैंक निफ्टी पे एक बार 35,000 के भी लेवल्स देख सकते हैं। तो अब स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि इसमें जो चुनिंदा स्टॉक्स है जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है या तो एक्सिस बैंक है, यहाँ पे हमें लगता है कि काफ़ी बड़ा शॉर्ट पोजीशन था और वहाँ पे अच्छी खासी एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। तो करंट लेवल से आईसीआईसीआई बैंक को लॉन्ग किया जा सकता है। 577 578 के करीब ये ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। 568 का स्टॉप लॉस रखें और जो टारगेट वो रखने हमें 595 के। तो 595 के टारगेट्स के साथ आईसीआईसीआई को बाय करके चल सकते हैं। ओके, तो लीडर के साथ ही जाएं इस समय, और सबसे एक्टिव रहा है इस रिकवरी में आईसीआईसीआई बैंक, 2% ऊपर इस समय, और श्रीकांत जी भी यही सलाह दे रहे हैं कि इस समय आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाएं। हालांकि बाकी सारे बैंक्स भी आपको रिकवरी के मूड में ही आते हुए दिख रहे हैं। तो मूड माहौल बैंक्स बनाते हुए, मूड माहौल मेटल स्टॉक्स बनाते हुए, और चुनिंदा एनबीएफसीज पर भी आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो ये एक थीम बाजार की जो इस समय होल्ड आउट कर रही है। एलएनटी ये एक स्टॉक है जो सुबह से एक्टिव रहा है, और जब बाजार भी डेज लो पर थे, एलएनटी और एक चुनिंदा पॉजिटिव स्टॉक था एल्केम के साथ जो बाजार को होल्ड आउट कर रहा था। एलएनटी पर कोई राय बंसल जी, जो आज इसने स्ट्रेंथ दिखाई है, बाकी सेक्टर में इतना मूवमेंट नहीं है पर एलएनटी स्ट्रेंथ दिखाते हुए? बिल्कुल दीपांशु, अगर आप ध्यान दें तो सुबह भी मुझसे अनिल जी ने सवाल किया था, तब मैंने यही बोला था इसके अंदर कि एलएनटी एग्जैक्टली अपने उन लेवल से रिबाउंड कर रहा है जब इसकी तेजी शुरू हुई थी बजट वाले दिन, और बजट वाले दिन अनिल जी ने एकदम मार्केट में ओपनिंग पर इसको रिकमेंड किया था, तो उन्हीं लेवल से स्टॉक ने सपोर्ट लिया और एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है होल्ड करें, ऐसे वो होल्ड करें। एलएनटी मजबूत स्टॉक आज के सेशन में। एक और स्टॉक जो बड़ा मजबूत होने की तैयारी में बताएंगे कुणाल जी और राकेश जी। पिक ऑफ द डे आपके लिए आता हुआ, हाँ अच्छा हुआ इन्होंने पिक ऑफ द डे आज ही दे दिया, क्योंकि कल आपको मैं याद दिला दूं, याद नहीं है तो वैसे तो याद दिलाने की जरूरत नहीं, हर महीने ये काम होता ही है। पहला दिन है कल नई सीरीज का, तो बंसल जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, आप सब लोग याद कर लें, कल आपको पिक ऑफ द सीरीज देना है, नई सीरीज के लिए एक स्टॉक ढूंढ के लाना है, तो वो तो कल की बात है। तो कल पिक ऑफ द सीरीज होगा, पिक ऑफ द डे तो होगा नहीं, इसलिए पिक ऑफ द डे आज ही देने के लिए तैयार है कुणाल जी और राकेश जी। बताएं सर। अनिल जी, मेटल्स में रिबाउंड है, मेटल्स बिल्कुल भी गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा भी जो पिक ऑफ द डे है वो मेटल स्पेस से है। स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये एक ऐसा मेटल काउंटर है जिसने लगातार बाजार को और सारे मेटल काउंटर्स को आउट परफॉर्म किया है। यहां पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है, तो इन स्तरों पर जेएसडब्ल्यू स्टील को खरीद करके चलने की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस आप रखें 430 रुपए का, 430 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय है। पहला टारगेट 455 रुपए का, दूसरा टारगेट 462 रुपए का, 462 के टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करें। सर, दो टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। टाटा स्टील सुमित जी ने बोल दिया, सेल श्रीकांत जी ने बोल दिया, और जेएसपीएल सेठी साहब ने बोल दिया। मतलब आज चारों बाय कॉल आए स्टॉक में, पांचों मेटल्स में। मेटल के अलावा किसी को कुछ और खरीदना नहीं है। सुमित जी को भी कुछ तो खरीदना है, पहले सुमित जी के लिए बिगुल, और उसके बाद कहानी में ट्विस्ट है। कल जो पिक ऑफ द सीरीज है का जो मैंने आपको बताया है, अभी बंसल जी, कुणाल जी पिक ऑफ द डे तो दे चुके हैं, लेकिन पिक ऑफ द सीरीज वाला जो मैंने बताया उसमें एक ट्विस्ट आया है कहानी में। क्या है ट्विस्ट बताएंगे, पहले बिगुल, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अब की बारी बैंकिंग स्टॉक में बाय का है। बैंकिंग स्टॉक में मेरे को दिग्गज बैंक कोटक बैंक अच्छा दिख रहा है। कोटक बैंक ने लोअर लेवल्स पे टेल छोड़ दिया है, यानी लोअर लेवल से डिमांड आई है, और कल का जो हाई है कोटक बैंक का वो है 1805 और अभी चल रहा है 1792-95 में। तो थोड़ा सा प्रीमियम में कर रहा हूं, जैसे ये 1800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो कोटक बैंक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। कोटक बैंक में मेरे को लगता है यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया बैठ रहा है। 1770 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 1825 और 1850 ये टारगेट जल्दी हमको देखने को मिलने चाहिए। बैंक निफ्टी जिस तरह से रिबाउंड दिखाया लोअर लेवल से,
और जो 33,300 33,400 का सपोर्ट बना हुआ था, जिसको तोड़ के बैंक निफ्टी ने गिरावट दिखाई, अभी वापस उसके ऊपर आ चुका है। अगर आज की क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है तब तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो फिर बैंक निफ्टी में और बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। इसके लिए कोटक बैंक में यहां पे चांस ले बाय करके 1770 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 1825 और 1850 के टारगेट्स ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है, जिसमें 1800 वाला कॉल अभी 68 पे ट्रेड कर रहा है। 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 90 से 100 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कोटक बैंक 1800 का कॉल खरीदे या स्पॉट में खरीदे 1825 से 1850 के टारगेट्स के लिए। ये तो ठीक है, या तो सीधा खरीदें या 1800 का कॉल खरीदें अगले महीने वाला। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं सुमित जी, कोटक बैंक ने ट्रेल छोड़ दिया, इसका क्या मतलब? ट्रेल छोड़ कैसे छूटता है? टेल पूछ छोड़ दी, पूछ पहले थी। नहीं, टेल का मतलब अनिल जी ऐसा होता है कि कोई कैंडल जब नीचे से पूरी की पूरी रिकवर मार दे और वो पूछ की तरह एकदम पतली सी दिखे तो वो टेल हो गई। अच्छा, ऐसे मैंने तो कभी देखी नहीं। जैन साहब, आपने देखी कभी ऐसी? नहीं देखिए। बंसल जी, कुणाल जी, आप इतने सालों से चार्ट देख रहे हैं, आपने कभी टेल नहीं छोड़ी? हाँ कुणाल जी? अनिल जी देखिए, जिसको सुमित जी कह रहे हैं टेल, अनिल जी असल में वो कहना चाहते हैं कि जो कैंडल की बाती होती है, हाँ, जिसको विक कहते हैं अनिल जी, वो उसको टेल कह रहे हैं अनिल जी। तो इनको इतना कंफ्यूज है, कहाँ एक तरफ पूंछ और कहाँ एक कैंडल की वो बाती लो जो होती, दोनों बहुत कंफ्यूज है। चार्ट अपने हमारे ठीक है भाई, हमने चार्ट नहीं पढ़े, बहुत आराम से हमने एकदम सुखी जीवन जी रहे हैं, हमें लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए, जो टेल छोड़ी है कोटक महिंद्रा बैंक ने, उसके चलते ये 1825 1800, मुझे लगा छोड़ी तो कहीं नीचे न चला जाए, लेकिन छोड़ने के बावजूद ऊपर जाने की तैयारी है कोटक बैंक की। तैयारी है एक और स्टॉक की ऊपर जाने की या नीचे की, वो तो मुझे नहीं पता, बताएंगे श्रीकांत जी के लिए बिल्कुल BTST का। बताइए श्रीकांत जी। जी अनिल जी देखिए, यहाँ पे वैसे काफ़ी सारे स्टॉक्स में हमने एक रिकवरी देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि जिसमें मोमेंटम बना है वो है मिड कैप और रियल एस्टेट स्टॉक्स। और वहाँ पे अगर आप देखें तो प्रेस्टीज में काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन बना है। अगर आप इसके डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम को चेक करते हो या तो प्राइस पैटर्न को देखते हो, तो एक बात तय है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक काफ़ी अच्छी तरीके से चल सकता है। और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो इसमें ग्रेजुअल फॉर्मेशन बना है, कि यानी कि ये कंसोलिडेट होते जा रहा है, लेकिन एक राइजिंग फॉर्मेशन में है। ये एवरी टाइम न्यू हाई बनाते जा रहा है, लेकिन यूफोरिक एक्टिविटी नहीं है। बट करंट लेवल्स के बाद अब मुझे लगता है कि जैसे भी वो 300 के ऊपर सस्टेन हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अभी ये स्टॉक आने वाले दिनों में एक बार 350 या 60 के लेवल्स दिखा सकता है। तो अगले सीरीज के लिए या तो पोजिशनल बेसिस में मुझे लगता है कि प्रेस्टीज एस्टेट को बाय किया जा सकता है। 307 308 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 290 का, 290 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखें यहाँ पे सबसे पहले 335 और उसके बाद 350। ओके, तो ये आपके लिए रहा है। अच्छा, तो अब मैं जो बता रहा था कहानी में एक ट्विस्ट है कि जो मैं कल आपको बोल रहा था ना कि पिक ऑफ द सीरीज आपको देनी है, उसमें जो ट्विस्ट है उसके पहले एक सवाल मुझे पूछना है। पहले बंसल जी आप ही से पूछूंगा। आपको याद है थोड़े दिन पहले आपने एक स्टॉक के लिए बोला था कि इस स्टॉक का ये टारगेट होली तक आ जाएगा, तो फिर मैंने आपको एक मुश्किल सवाल पूछा था जिसका जवाब आप दे नहीं पाए, आप भी नहीं दे पाए, बाकी सारे लोग भी नहीं दे पाए थे। तुरंत ही मैंने पूछा था कब है होली, याद है? पूछा था कब है होली, तो आपको जवाब अच्छा नहीं याद ही नहीं आएगा होली की तारीख क्या है? बिल्कुल याद है, बिल्कुल अनिल जी, हाँ बिल्कुल अनिल जी, होली की तारीख याद नहीं थी, बट ये जरूर बोला था कि हाँ, होली मार्च में है। हाँ, और वो टारगेट भी अनिल जी अचीव हो गए थे, सेम टू सेम डे। हाँ, तो वापस से अभी मेरा सवाल वही है, लेकिन इस बार जवाब आसान है कि अब तो आपने पता कर ही लिया कब है होली। होली अनिल जी मंडे की होली है, शुक्रवार की 29 तारीख। और अनिल जी जैन साहब ने बताया था, थोड़ा लेट बताया था, बट ऐसा नहीं है कि किसी ने जवाब नहीं दिया था। एक मिनट बंसल जी आपके ट्रांसलेशन में बहुत प्रॉब्लम है। मंडे को होली है, शुक्रवार को, ये मंडे या शुक्रवार है, दोनों में से क्या रखूं मैं? मतलब नहीं अनिल जी नहीं अनिल जी देखिए, जी बिजनेस में तो होली कल शुक्रवार को है और एक्चुअल में जो अनिल जी होली है वो सोमवार की है, 29 तारीख की। ओके ठीक है, मंडे को वैसे है, शुक्रवार को कल। जी कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। जी कुणाल जी बोलिए।
अनिल जी सवाल तो ये गब्बर सिंह वाला है अनिल जी, ये तो आशु जी को शोभा देता है अनिल जी सवाल। आशु जी के बिहाफ पे मैं पूछ रहा हूँ। तो अब जब होली सोमवार को है और हम मनाएंगे कल ही, तो प्रोग्राम चेंज। अब हम आपसे पिक ऑफ द सीरीज नहीं लेंगे, होली की स्पेशल पिक लेंगे कल के लिए। तो कल आप सब लोग तैयार हो जाइए अपनी स्पेशल पिक के साथ। तो कल सुबह सुबह हमारे सारे पैनलिस्ट आपको देंगे होली की एक स्पेशल पिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज से। तो उसके लिए तैयारी रखिएगा। सुबह 8 बजे के बाद जब हम शो शुरुआत करेंगे तो होली की स्पेशल पिक होगी। सीरीज तो हर महीने आती है, होली तो कभी कभी आती है। वो इंसिडेंटली होली और सीरीज की शुरुआत एक दिन एक साथ हो रही है, तो हम लेंगे कल आपके लिए एक स्पेशल होली पिक। तो आराम से सोच समझ कर, मैंने कहा था होली स्टॉक, उसका नाम हमने रखा है होली स्टॉक। हाँ, तो होली स्टॉक्स की तैयारी करके आइए। और होली पर एक विशेष शो भी है कल, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार शो है। वो दोपहर में हम आपको दिखाएंगे, बढ़िया शो है, आप देखेंगे बड़ा मज़ा आएगा। और कुछ बेहद इंटरेस्टिंग डिस्कशन और स्टॉक्स पर वहाँ पर आपके लिए एक्शन होता हुआ दिखेगा। आइए, तो ये है इस वक्त बाजार का हाल। और थोड़ी सी वापस से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी ऊपरी स्तरों से, टिकना मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। देखिए 400 पॉइंट बैंक निफ्टी एकदम से निकला है और 75 पॉइंट निफ्टी एकदम से निकला है। तो ऊपरी स्तरों पे बराबर से प्रॉफिट बुकिंग भी उसी तरह से आती हुई दिख रही है। आइए, लेकिन एक स्टॉक जो अभी अभी श्रीकांत जी ने रिकमेंड किया वो है प्रेस्टीज स्टेट्स, और इसको लेकर कुछ बड़े डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं। मुंबई में एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट इस कंपनी ने टेक ओवर किया है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, किससे टेक ओवर किया है, क्या फायदा होगा कंपनी को, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही है मानसी बताने के लिए सारी डिटेल्स। मानसी बताइए। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अनिल सर। जो प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, एरिस्टो डेवलपर्स से कंपनी ने मुंबई हाउसिंग प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया है। प्रेस्टीज एस्टेट ने इनसे टेक ओवर किया है प्रोजेक्ट, और इस डील से प्रेस्टीज एस्टेट को मुंबई रियल एस्टेट मार्केट में विस्तार करने में मदद मिलेगी। टेक ओवर से करीब 10,164 करोड़ की आय होने की संभावना प्रेस्टीज एस्टेट लगाकर चल रहा है, और कर्ज में डूबे इस प्रोजेक्ट को खरीदने में टॉप दावेदारों में ये एक था। 2019 से ही ये जो है कोशिश चल रही थी इस प्रोजेक्ट को खरीदने की, और उसमें टॉप बेट जो है प्रेस्टीज एस्टेट लगा रहे थे। मई 2021 तक फर्स्ट फेज और साल के अंत तक प्रोजेक्ट का दूसरा फेज कंप्लीट करने की यहां पर लक्ष्य बनाकर चल रही है कंपनी। 7.5 मिलियन स्क्वायर फीट का मुंबई में कंपनी का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मुंबई में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट प्रेस्टीज एस्टेट का यही होगा, और 2019 से प्रेस्टीज एस्टेट ने टेक ओवर के लिए इच्छा तो जताई थी, और मामला कोर्ट और कोरोना के चलते फंसा हुआ दिखा। लेकिन अब यहां पर जो अप्रूवल से मिलने के बाद ये प्रोजेक्ट में शुरुआत हो जाएगी, और मई 2021 तक फर्स्ट फेज भी पूरा होता हुआ दिखेगा। रेजोल्यूशन के तहत प्रेस्टीज एस्टेट क्रेडिटर्स को 370 करोड़ का अपफ्रंट भुगतान करेगी। करीब 8 लाख वर्ग फुट का तैयार एरिया जो है वो क्रेडिटर्स को सौंपा जाएगा, और 500 से ज्यादा अटके पड़े अपार्टमेंट्स में काम जो है वो शुरू होता हुआ दिखेगा। तो ये खबर जैसे ही आई, इसके बाद एक मूवमेंट हम प्रेस्टीज एस्टेट में देख रहे हैं। ओके, तो ये है प्रेस्टीज स्टेट्स, जहां पर अच्छी रिकवरी होती हुई दिख रही है, अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। अभी अभी श्रीकांत जी ने भी यहां पर खरीदारी करने की राय दी, तो चार्ट्स पर तो राय हमें मिल ही चुकी है। रियल एस्टेट स्टॉक्स, जैन साहब आपको कुछ पसंद है, खरीदना चाहेंगे या अभी थोड़ा इंतजार करें, बाजार सेटल होने दें उसके बाद खरीदें? वोलेटाइल बढ़े रहते हैं ये स्टॉक? रहते हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में जान है अब, और काफी बड़े करेक्शंस देख चुके हैं। और प्रेस्टीज एस्टेट अगर आपको याद हो तो मैंने काफी बार ये स्टॉक को रेकमेंड किया है, और 240, 50, 80 हर लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं। और मुझे सबसे बढ़िया जो डेवलपमेंट जो अभी बताया देवांशी जी ने कि जो बॉम्बे वाला है, फिर दूसरा ट्रिगर है इनका, हो सकता है कि आने वाले दिनों में REIT भी आ जाए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं देखिए जो इनके बुक्स में डेट्स है वो बड़े डेट्स है, उसको लेकर एक ब्लैकस्टोन वाली डील भी हुई है रिसेंटली। सो ओवरऑल काफी पॉजिटिविटी है स्टॉक्स में, और मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत बढ़िया लगती है मुझे, जिस तरीके से ये लोग बैलेंस शीट की क्वालिटी और जो प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी है, बैंगलोर में तो नंबर 1 ब्रांड है ही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है प्रेस्टीज एस्टेट कैन बी अ गुड बाय, बट यस स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, क्योंकि मार्केट्स काफी वॉलेटाइल हो रहे हैं। तो थोड़ा नीचे आए तो ओवर एक्यूमुलेट करें, अभी भी लेवल्स पे ले सकते हैं। और बाकी गोदरेज ग्रुप की कंपनी बढ़िया लगती है रियल एस्टेट में, और मेरे हिसाब से PSP प्रोजेक्ट्स एक स्टॉक है जो कि मैंने रिसेंटली एक जेम्स में दिया था, जेम के हिसाब से, उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। ओके, तो प्रेस्टीज एस्टेट्स पर रखें नजर। मुंबई की मार्केट में एक बेहतरीन डेवलपर की हो रही है एंट्री। आइए चलते हैं जय ठक्कर के पास, स्वागत करते हैं उनका कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं?
गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। इनफैक्ट मॉर्निंग में हमने जो 14,450 का पुट लिया था उसके तो सारे टारगेट्स अचीव हो चुके थे दीप। अब 14,400 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है 188 पे, 120 का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट ऊपर में जो बन रहा है दीप वो है 239 का, सेकंड टारगेट बन रहा है 264 का। 239, 264 ये दो टारगेट्स के लिए 14,400 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है। ये भी 1 अप्रैल का ही है एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा 120 का। दीपांशु मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से मार्केट में ये बाउंस बैक के बाद एक सेल ऑफ देखने मिल रहा है, देयर इज़ वन मोर पॉसिबिलिटी कि हम एक और फ्रेश टो निफ्टी में लगाए एंड देयर आफ्टर कंप्लीट बाउंस बैक करें, या तो फिर 14,600 के ऊपर निफ्टी जाता है तो एक कंफर्मेशन होगा कि एक शॉर्ट टर्म हॉल्ट क्या बॉटम हो चुका है। 14,600 के ऊपर जाए या तो 14,200 250 के आसपास फिर से आए, देन आई थिंक एक कंफर्मेशन मिलेगा रिवर्सल का। टिल देन ट्रेंड नेगेटिव रह सकता है। ओके तो थोड़ा ट्रेंड अभी भी नेगेटिव रह सकता है, बाउंस बैक के बाद फिर से बाजार गिरावट दिखा सकते हैं। फिलहाल वापस 14,350 के नीचे निफ्टी आते हुए दिख रहा है 319 के लेवल पर इस समय। तो थोड़ी एक्सपायरी रिलेटेड गिरावट है, पर ये अगले हफ्ते की एक्सपायरी के लिए जो जय ने आपको राय दी है 14,400 के पुट पर खरीदारी की। ठीक है, तो ये है जय की तरफ से राय। इस बीच जो फ्रेश वीकनेस आई है कुछ वायदा कारोबार के स्टॉक्स पर नजर डालिए। माइंड यू 33,000 के नीचे इस समय बैंक निफ्टी भी फिसलते हुए दिख रहा है 325 अंकों की गिरावट के साथ। इन्फो एज इस पर वीकनेस दिख रही है। सुमित जी जरा इन्फो एज पर राय दे। 5.5% का ब्रेकडाउन आज। दीपांशु देखिए इन्फो एज के अंदर सडन एक सेल ऑफ देखने को मिला है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर वो करीब करीब 4300 4350 के आसपास बनेगा, 4310 4350 के आसपास। तो ये लेवल्स तक एक बार इन्फो एज के अंदर मूव देखने को मिल सकता है और वो लेवल्स होल्ड करने चाहिए, वो लेवल्स नहीं टूटने चाहिए इजीली। तो फिलहाल एक बार फ्रेश बाइंग अवॉइड करें, हो सकता है और नीचे में 50 से 80 रुपए का गिरावट देखने को मिले। 4300 के आसपास अगर सपोर्ट होल्ड करता है तो वहां पे बाइंग देखेंगे, नहीं तो फिर ये गिरावट शायद हो सकता है वो लेवल्स टूटे तो बढ़ भी सकती है। तो फिलहाल बाइंग अवॉइड करनी है एक बार इन्फो एज के अंदर। ओके तो फिलहाल बाइंग अवॉइड करनी है ऑफ कोर्स इस लेवल पर नजर रखिए। अभी हम वोडाफोन आइडिया की बात कर रहे थे बंसल जी के साथ। 9% की गिरावट है, 9 का भी लेवल वोडाफोन आइडिया ने तोड़ा है। 8 रुपये 85 पैसे के लेवल पर वोडाफोन आइडिया आज आपको गिरते हुए दिखा है। तो आसार अच्छे नहीं लग रहे हैं इनमें से किसी भी स्टॉक के लिए। सुमित जी आपका एक फेवरेट शॉर्ट है पीवीआर। आज सुबह भी आपने बिकवाली की राय दी थी 1220-1200 के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए। फिलहाल अगर आप पीवीआर पर नजर डालें तो वीकनेस के साथ ही ट्रेड कर रहा है 3.5% नीचे। बताएं सर पीवीआर पर कोई फ्रेश व्यू और पोजिशनली और कितना यहां से गिरावट देखते हैं? सेम व्यू है दीपांशु, पोजीशंस होल्ड करना है। स्टॉक वीक है, स्टॉक डेज लो के पास ही ट्रेड कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर गिरावट और बढ़ सकती है। 1220 से लेके 1200 तक के इमीडिएट टारगेट्स पीवीआर पे देखने को मिलने चाहिए। अगर वो लेवल्स टूटे तो फिर गिरावट और बढ़ेगी। फिलहाल सेम टारगेट है 1220 से लेके 1200 तक के। बिल्कुल, तो पीवीआर सुमित जी का शॉर्ट आज सुबह का आपको और फ्रेश गिरावट दिखाते हुए। बैंक निफ्टी भी रिवर्स करते हुए दिख रहा है 32,900 के लेवल को इस समय तोड़ा है 400 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। तो एक्सपायरी में बस 15-17 मिनट बाकी हैं और उससे पहले काफी तेज एडजस्टमेंट्स बाजार में होते हुए दिख रहे हैं। ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो आपको उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। गुजरात गैस इसी सीरीज में ऐड हुआ, पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। पीआई इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक इसी सीरीज के एडिशन, ये भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। एल्कम लेबोरेटरी सुबह से आपको पॉजिटिव एक्शन दिखा रहा है। तो थोड़े इस सीरीज के जो फ्रेश एडिशन वाले नाम्स हैं वहां पर ज्यादा एक्टिविटी बनती हुई दिख रही है इस समय एक्सपायरी से पहले। आइए जय के पास एक कॉल तैयार है बिगुल जय के जैकपॉट का। बताएं जय। दीपांशु मॉर्निंग में भी मैंने कहा था कि निफ्टी आईटी मुझे खराब लग रहा है। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू 24,000 तक के लेवल्स निफ्टी आईटी में आ सकते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट उसमें से इन्फोसिस अब मुझे वीक लग रहा है। इसका आप पुट ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। 1320 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है अप्रैल सीरीज का। 43.5 पर मिल रहा है, 43.50 पर ये मिल रहा है, इसको आप खरीदें। इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करना है 29.40 पर एंड इसका जो फर्स्ट टारगेट बन रहा है दीपांशु दैट कम्स टू 60। अग्रेसिव टारगेट थोड़ा दे रहा हूं मैं, 60 पहला टारगेट है एंड दूसरा टारगेट जो बन रहा है वो 76 का।
मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियरली एक बेरिश हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न इन्फोसिस में फॉर्म हुआ है और यहाँ पे हमें लगभग 1270 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं इन दी शॉर्ट टर्म। मॉर्निंग में मैंने इसीलिए TCS पे रेकमेंड किया था एक शॉर्ट पुट के थ्रू। अब इन्फोसिस IT पर ओवरऑल मेरा व्यू नेगेटिव है एंड दैट विल इनफैक्ट पुट प्रेशर ऑन निफ्टी। ओके तो ये है आपके लिए इन्फोसिस पर पुट पर खरीदारी की राय इस समय। IT स्टॉक्स डेफिनेटली यहाँ से और वीकनेस आपको दिखा सकते हैं, ये व्यू क्लियरली बन रहा है। अगले महीने से ऑफ कोर्स अर्निंग्स भी आएंगी। IT इन्फोसिस यूजुअली इन्फोसिस और TCS सबसे आगे रहते हैं नंबर्स में, तो वो एक फैक्टर जरूर बनेगा। बट उससे पहले वीकनेस का रुझान इस काउंटर पर दिन के निचले स्तरों पर बाजार वापस गिरते हुए दिख रहे हैं। वागले साहब के पास चलते हैं, बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरे रडार पर भी एक IT स्टॉक आया है जो मैं STBT करके जाऊंगा। स्टॉक है टेक महिंद्रा। 976 के करंट भाव से बेचे। मुझे लगता है ये 960 तक जाने के लिए तैयार है। ऑन द डाउन साइड 15 रुपए की आपको कल मॉर्निंग में का टारगेट मिलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 984 का होना चाहिए। ओके 984 के स्टॉप लॉस के साथ टेक महिंद्रा पर बिकवाली की राय आ रही है वागले साहब की तरफ से। तो IT सडनली यहीं पर मूड माहौल थोड़ा बिगड़ते हुए दिख रहा है। हफ्ते की शुरुआत में IT एक्चुअली बाजार को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, बट अब IT भी रोटेशन में गिरावट दिखा रहा है। 10% नीचे वोडाफोन आइडिया आते हुए दिख रहा है, तो वहां पर भी एक बड़ा ब्रेकडाउन है। IT स्टॉक्स में वीकनेस है। कुछ ऑटो स्टॉक्स भी आज वीकनेस आपको दिखा रहे हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी प्रेशर बन रहा है। HUL भी आज बाजार को सपोर्ट कर नहीं पा रहा है। श्रीकांत जी जरा HUL पर राय दें, क्योंकि थोड़ा लग रहा था हफ्ते की शुरुआत में डिफेंसिव रोटेशन हो सकता है। HUL भी एक्शन में आ रहा था पर होल्ड नहीं कर पा रहा है और आज एक्सपायरी के दिन 3.5% नीचे। HUL 2240 पर कैसा लगता है सर? जो देखिए, वैसे आज की जो गिरावट है वो गजब की है, क्योंकि ये तो मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा इसमें फॉल आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसके एक ब्रॉडर फॉर्मेशन को देखते हैं तो इसमें एक बात तय है कि इसमें हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बन रही है और इस बार भी उसने जो एक लो बनाया है, आई थिंक तकरीबन 2240 2230 के रेंज में इसमें काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। तो जो भी लोज बने थे 2120 के बाद, उसके बाद जो सपोर्ट आ रहा था वो 2230-40 के रेंज का ही है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर पोजिशनल व्यू है, यहाँ से एटलीस्ट 7-8 दिन का अगर व्यू है तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि भारी बिकवाली हमने देखी और उतना ही एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हमें देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस रखे तकरीबन 2190 का। ओके तो 2190 का स्टॉप लॉस रखें। ये जो गिरावट है ये एक्चुअली एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है अगर आप थोड़ा यहाँ पर रिस्क लेकर खरीदारी का व्यू बनाते हैं। तो HUL पर रखें नज़र, ये शायद बाजार को आगे आने वाले दिनों में सपोर्ट करते हुए दिखा सकता है। नज़र रखेंगे इस काउंटर पर। शिपिंग कॉर्पोरेशन ये एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है। सुमित जी इस पर नज़र डालें। शिपिंग कॉर्पोरेशन अभी थोड़ा ऊपर से फिसला है, बट शिपिंग कॉर्पोरेशन, जी शिपिंग 2 दिनों से ये दोनों स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं। जिस तरह से सुएज कनाल में जो एक्शन इंसिडेंट हुआ है, शिपिंग स्टॉक्स फोकस में आए हैं। कोई राय SCI पर? फ्रेश बाइंग 116 के ऊपर ही बनेगा। 113 रुपए 50 पैसे का अभी भाव चल रहा है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं और 116 117 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर स्टॉक में फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप होगा, जिसमें 125 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 107 रुपए 108 रुपए के आसपास का है, तो ये सपोर्ट को ध्यान में रखें, पोजीशंस होल्ड करें। 116 117 का लेवल ब्रेक होने का वेट करें, उसके बाद इसमें पॉजिटिव मूव बनेगा। ओके तो ये है आपके लिए राय शिपिंग कॉर्पोरेशन SCI पर। कुणाल जी DCB बैंक ये भी काफी टाइम से पॉजिटिव में होल्ड कर रहा है, हालांकि आज बैंकिंग की हालत खराब है, पर DCB बैंक में पॉजिटिव एक्शन है। कोई राय सर? देखिए एक सपोर्ट के पास से बाउंस हो रहा है दीपांशु, और आज बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। सारे बैंक्स आज कमजोर हैं, लेकिन 100 रुपए का जो सपोर्ट स्टॉक में है उसी लेवल से इसमें हमें एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा रीड नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि पोजीशन है तो बिल्कुल 100 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। नई खरीदारी की भी राय नहीं है, लेकिन इन स्तरों पर होल्ड करने की राय है। स्टॉक में 115 तक की जगह है, तो यहां से 115 तक का मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है।
ओके 115 तक का मूव आ सकता है, 10% की तेजी अभी भी यह स्टॉक आपको यहां से दिखा सकता है। रेमंड, इस पर भी अभी अभी एक कुछ फ्रेश खरीदारी की संकेत आए हैं। श्रीकांत जी, रेमंड का चार्ट देखें, कुछ पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, अभी अभी खरीदारी आई है। पास्ट में देखें तो इसी 330 के करीब काफी बड़ा वक्त निकला था और हमने एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी देखा था जो सस्टेन नहीं हुआ। हालांकि 405 से लेकर हमने देखी एक गिरावट देखी थी और वो जो गिरावट आई थी वो वापस 330 में आके रुकी हुई है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसमें एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बन रहा है और साथ ही साथ वेरी शॉर्ट टर्म में जब इसमें फॉल आया था दीपांशु, तब इसमें वॉल्यूम्स ना के बराबर के थे। तो ये इंडिकेट करता है कि करंट लेवल से शायद इसमें वापस एक तेजी बन सकती है, लेकिन चूंकि ये स्टॉक काफी वॉलेटाइल है तो मैं इसमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल लूंगा, जहां पे स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 335 रुपए का, एक 10 रुपए का ही स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स यहाँ पे आप रख सकते हो 370 रुपए के। ओके, तो 370 के टारगेट के लिए नजर रखें रेमंड पर। बंसल जी, सिंजीन इंटरनेशनल पर कोई राय? पिछले कुछ दिनों से थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन दिखा रहा है और आज पूरा टाइम बाजार में इसने होल्ड आउट किया। आज वैसे कुछ मिड कैप फार्मा स्टॉक्स एक्शन में रहे हैं, उसमें सिंजीन कैसा लगता है सर? बंसल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, सिंजीन के बारे में राय जानना चाहता हूं सर। ओके, थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है बंसल जी के साथ, रिकनेक्ट करेंगे। बट 3:20 बज रहे हैं, आखिरी 10 मिनट इस वित्त वर्ष की आखिरी मंथली एक्सपायरी के लिए। चलते हैं अनिल जी के पास, मार्केट स्ट्रैटेजी जानते हैं। अनिल जी, ग्लोबल मूड माहौल तो वैसा ही है सर, हल्की सी सुस्ती यूरोप में है, कोई ज्यादा गिरावट नहीं आ रही है। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों ही हल्की सी खरीदारी के संकेत आपको दे रहे हैं। पर एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, एक्चुअली दो ऑपोजिट खबर्स आ रही हैं जहां तक जो सुएज कनाल में शिप अटका हुआ है उसको लेकर। एक खबर ये कह रही है कि शायद कल से थोड़ा ट्रैफिक खुल सकता है, एफर्ट्स हैं कि शायद शिप की पोजिशनिंग हल्की सी बदल दी जाए, जिसकी वजह से कल से शायद ट्रैफिक खुल सकता है। पर दूसरी खबर ये आ रही है कि जो अथॉरिटी है इजिप्ट की, उसने सुएज कनाल के ऑपरेशंस को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया है और जो कंपनी इस शिप को, अटके हुए शिप को हटाने की कोशिश कर रही है, उसका कहना है कि कुछ हफ्ते लग सकते हैं इस शिप को पूरी तरह से हटाने के लिए। तो दो अलग अलग खबरें आ रही हैं, पर वो एक फैक्टर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लोबल मूड माहौल तो ठीक ही है सर, बताएं क्या करके जाना चाहिए? मैं मतलब फंस गई एकदम, कोई आगे आ जा नहीं सकता, इतनी छोटी है कैनल। हाँ दीप, अनिल जी अटका हुआ है, अब कोशिश उनकी यही चल रही है पिछले कुछ समय से कि किस तरह से इसको हटाया जाए, क्योंकि एज पे एकदम अटका हुआ है और वो शिप इतना, एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट शिप्स इन द वर्ल्ड सर। तो वो शिप ऐसा है कि वो पूरी तरह से ना तो इस तरफ मूव कर सकते हैं ना उस तरफ। तो एक छोटा सा, एक एक्चुअली इंटरनेट पे काफी मीम्स भी बन रहे हैं कि एक छोटा सा एक बुलडोजर साइड पर है जो सैंड को हटाकर शिप को हटाने की कोशिश कर रहा है, बट काफी बुरी तरह ये शिप इस समय अटका हुआ है सर वहां पर। मुंबई की रोड जैसा ट्रैफिक हो गया है, मतलब एकदम समुद्र में भी। तो ये तो जब होगा तब होगा, जैसा होगा तब वैसा होगा। लेकिन फिलहाल लाइन लगी है दोनों तरफ शिप्स की, पता नहीं कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। लेकिन फिलहाल डाउ फ्यूचर 60 पॉइंट ऊपर है। आजकल हमें फ़र्क तो पड़ता नहीं है, हम हमारे हिसाब से ही गिर रहे हैं, हमें गिरने के लिए किसी और बहाने की ज़रूरत नहीं। शुरुआत में तो हमें बहाना चाहिए था कि यूएस कमज़ोर है, फिर शुरुआत में हमें बहाना चाहिए था कि बॉन्ड यील्ड बढ़ गए करके, वहाँ से हमने शुरू किए। अब हम बिना किसी बहाने के अपने आप ही गिर जाते हैं और जहाँ पर हमारी क्लोजिंग हो रही है वो बहुत ही ख़राब है, मतलब अच्छी तो है ही नहीं किसी भी लिहाज से। 14,300 खाली एक ही रिलीफ आप मान सकते हैं कि चलिए आज मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी के पहले जो सेलिंग प्रेशर था वो खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है कल थोड़े बहुत ग्लोबल मार्केट्स अच्छे रहे और कल अगर नई सीरीज की शुरुआत में थोड़ा आप ऊपर आने की कोशिश कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो इन लेवल पर फ्रेश शॉर्ट करने की राय नहीं होगी, लॉन्ग करने की हिम्मत है नहीं, शॉर्ट करने का लेवल है नहीं। तो अगर आप कुछ भी ट्रेड करना भी चाहते हैं तो फिर ऑप्शंस के जरिए ही खरीदें। चाहे तो 14,300 का कॉल ऑप्शन और 33,000 का कॉल ऑप्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेकर आप जा सकते हैं। और सामने सामने आप चाहें तो 14,500 का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए और 33,000 का खरीद रहे हैं तो 33,500 का एक बेच दीजिए, ताकि आपकी थोड़ी सी रिस्क कम हो जाए, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा ऐसे में। तो ये एक ट्रेड बनता है। शॉर्ट करना तो नहीं जमता,
उछाल में बेचेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब बॉटम हो गया या यहाँ से नीचे नहीं गिर सकता, बेचना है, उछाल में बेचना है, थोड़ा उछाल मिल जाए तो ठीक है। तो आप देखेंगे ऊपर से देखेंगे तो अब भी आप कमज़ोर है, और नीचे से देखेंगे तो अब भी अच्छी रिकवरी, स्पेशली बैंक निफ्टी में। तो बेहतर है कि ओवरनाइट ट्रेड कम करें तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से लॉन्ग ट्रेड थोड़ा सा बेहतर नज़र आता है। लेकिन कवर्ड कॉल 14,300 का कॉल खरीद के 14,500 का बेचना है, 33,000 का कॉल खरीद के 33,500 का बेचना है, ये ठीक रहेगा आपके लिए। जी दीप। ओके, तो कवर्ड कॉल सर, लंबे समय बाद कवर्ड कॉल आपकी तरफ से आती हुई दिखे। आई डोंट थिंक पिछले 2-3 सीरीज से कवर्ड कॉल आपने दी है सर। हाँ, काफ़ी टाइम बाद, ये बात सही है दीप, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी, और अभी यहाँ पर जो लेवल से वहाँ पर चूँकि रिस्क ज़्यादा है। दूसरी बात क्या है दीप, आज कवर्ड कॉल देने के पीछे एक वजह और भी है। पहली वजह तो ये है कि नई सीरीज की शुरुआत है और बाजार की वॉलिटिलिटी को देखते हुए प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, चाहे कॉल्स हो चाहे पुट हो, पहला। दूसरा, कल के बाद 3 दिनों की छुट्टी है, सोमवार को होली की छुट्टी है, तो आपके पास एकदम से टाइम वैल्यू भी घटेगी, और उस टाइम वैल्यू घटने का फ़ायदा, आपको नुकसान ज़्यादा ना हो, इसलिए एक ऊपर का कॉल बेच देने में समझदारी है। तीसरी बात यह कि 200 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट ऊपर का कॉल रिस्की नहीं है इतना, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो एकदम बिना रिस्क का है। और समझिए 13,500 आ गया तो आपके तो वैसे भी 200 पॉइंट का जो गैप है उसमें पैसे बन ही गए ना, 500 पॉइंट बैंक निफ्टी बन गया तो आपको तो ओवरनाइट पोजीशन में उतने पैसे बन ही गए। तो इसलिए इन तीनों चीज़ को देखते हुए कवर्ड कॉल की स्ट्रेटेजी, नहीं तो आमतौर पर बात सही है, आप सही कह रहे हैं, बड़े दिनों बाद दिए, लेकिन लॉजिकल है। और अच्छा हुआ ये सवाल आपने पूछा तो मैं एक्सप्लेन भी कर पाया कि ये तीनों कारण हैं जिसकी वजह से मैं कॉल खरीद कर करंट प्राइस का और ऊपर की प्राइस का कॉल बेचने की राय दे रहा हूं। बिल्कुल, तो एक बुल स्प्रेड आते हुए दिख रहा है अनिल जी की तरफ से। थोड़ी कवर्ड कॉल बनाने का समय आ गया है, देखते हैं आज की एक्सपायरी का दबाव निकल जाता है, उसके बाद क्या बाजार फिर से आपको एक्शन में आने की तैयारी दिखा सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। डेज हाई पर है सेल 72.5 के लेवल पर आते हुए। कैस्ट्रॉल इंडिया में भी अभी अभी खरीदारी आ रही है, मैं इस स्टॉक पर थोड़ी देर से नजर लगा रहा था। जैन साहब, कैस्ट्रॉल इंडिया पर कोई व्यू? लगातार यहाँ पर कॉल्स आती हैं, थोड़ा स्टॉक परफॉर्म करता है और वापस अपनी रेंज में ही आ जाता है, अभी अभी कुछ फ्रेश संकेत आए कैस्ट्रॉल पर, कोई राय सर? नहीं, बिल्कुल राय तो यही है कि बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है और एक बहुत जबरदस्त मतलब फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे कभी काम करती थी, जबरदस्त करेक्शन आया स्टॉक में। तो मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करके रखे, और जिनको लेना है वो ले सकते हैं। ऐसे मार्केट में ऐसा स्टॉक मिलना एक तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला सौदा है, तो बिल्कुल लेना चाहिए मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे स्टॉक। जैन साहब, ये तो अच्छे मार्केट में भी नहीं चलता, मैंने भी माला माल वीकली में रिकमेंड किया था, वो वहीं का वहीं है। अच्छा, गिरता भी नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन चलता भी तो नहीं है। मेरे को यही अच्छा लगता है अनिल जी। हाँ, मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है, गिरना नहीं चाहिए, पैसे बढ़े या नहीं बढ़े, पैसे लगने नहीं चाहिए। नहीं तो खाली पड़ा रहेगा, उससे फायदा क्या होगा? पैसे नहीं बनेंगे तो फायदा क्या लेके फिर? नहीं सर, फायदा हो जाता है अगर स्टॉक वहीं पे है, डिविडेंड आ जाता है, फिर इसकी मार्जिन यूज करके आप कोई कॉल पुट की ऑप्शंस राइटिंग करवा देते हैं, कुछ ना कुछ तो करवा देते हैं, कमाई तो हो जाती है और एक साथ स्पाइक आएगा सर इसमें जब भी आए। चलो ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो जैन साहब कह रहे हैं तो आएगा ही, लेकिन बहुत ही बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, अच्छे वैल्यूएशंस पर भी है, सब कुछ बढ़िया है इस कंपनी में, बस चलता ही नहीं है, बस भगवान जाने कब चलेगा। हाँ जी, आईटीसी जैसा माहौल हो रखा है। अरे आईटीसी का ऐसे मत बोलो, आईटीसी चला सर, ऐसा नहीं है, आईटीसी हिलने लगा है। 187 रुपए का दाम होता था इसका साल की शुरुआत में या दिवाली के दिन 187 रुपए में हमने रिकमेंड किया था, फिर अभी वापस थोड़े दिन पहले आत्मनिर्भर स्टॉक 167 रुपए में मई की 13 तारीख को रिकमेंड किया था। हाँ, ऐसा मत बोलो बेटा, आईटीसी जितना हिला इसकी साइज के हिसाब से ठीक है, और 230-35 तक तो पहुंचा ही है, 225 तो हाल ही में पिछले हफ्ते ही था, इसी हफ्ते या पिछले हफ्ते आई डोंट नो था ही, तो ठीक है। अब ये तो धीरे धीरे बाजार के मूड माहौल के साथ, देखिए सब कुछ साथ देना चाहिए, ऐसा कि मतलब पड़ोसी के यहाँ गम हो और आप है ना ढोल बजाएं, तो वैसा तो हो नहीं सकता, तो बाकी सब गिर रहे हैं तो आईटीसी कैसे भागेगा? इसको भी तो कल बजाएंगे अनिल जी, चंग बजाएंगे। हाँ, उसका भी मौका मिलेगा आपको, चंग बजाने का भी, उसके लिए भी तैयारी रखिए। अभी 2 मिनट में मैं बताता हूँ आपको कहाँ मौका मिलेगा, कैसे मौका मिलेगा, लेकिन क्लोजिंग का वक्त है तो पहले जल्दी से आपके सामने रख दूँ किस तरह की क्लोजिंग आज आपकी होती दिख रही। अच्छी तो नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। क्यों अच्छी नहीं है? 33,300 के नीचे की कोई भी क्लोजिंग मेरे लिए तो खराब ही थी, तो ये तो 33,000 पे आती दिख रही बैंक निफ्टी की। निफ्टी
14,350 के नीचे की कोई भी क्लोजिंग, इनफैक्ट 14,525 के नीचे की खराब थी, ये तो 14,350 के भी नीचे की आ रही। तो जितनी मैं खराब क्लोजिंग सोच सकता था उससे कहीं ज़्यादा खराब हो रही है। तो ये तो खराब तो है। 200 पॉइंट निफ्टी नीचे, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे, 700 पॉइंट नीचे सेंसेक्स से 1.5% का नुकसान, सेंसेक्स और निफ्टी में 1% का नुकसान बैंक निफ्टी में। मजबूत सिर्फ मेटल टाटा स्टील 3% ऊपर, बाकी थोड़े थोड़े हरे निशान में। ICICI बैंक और HDFC 2 दिग्गज और L&T थोड़ा थोड़ा संभालने की कोशिश, लेकिन ये खुद को संभाल रहे हैं, निफ्टी को नहीं संभाल रहे हैं, खुद संभल रहे हैं कि हम लाल में ना बंद हो, उतना ही काफ़ी है। तो यही अचीवमेंट है आपका कि अगर आप लाल में बंद नहीं हो रहे हैं। गिराने का काम सरकारी कंपनियों ने, बढ़ने में भी यही आगे रहते तो गिरने में भी। IOC 4% नीचे, कोल इंडिया 3% नीचे, ये नीचे बंद होते दिख रहे हैं। इसके अलावा मारुति 4% नीचे, भारतीय एयरटेल 3% नीचे, अल्ट्राटेक 3% नीचे, हीरो मोटो हर सेक्टर का लीडर गिरा पड़ा है, बजाज फाइनेंस नीचे, क्या बात है, रिलायंस 2.25% नीचे। ओहो, यहाँ से भी दबाव, रिलायंस 2.25% तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो बाकी इन्फोसिस TCS भी आज थोड़े ढीले ढाले से होते दिख रहे हैं। आइए वायदा कारोबार की तरफ, कौन से स्टॉक्स एक्शन में बता दूं आपको जल्दी से। पहले मजबूत शेयर सेल आज वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकला, 3% मजबूत, दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहा है। एल्केम लैब नया खिलाड़ी, वायदा कारोबार का 3% मजबूत। टाटा स्टील, फेडरल बैंक में बड़ी स्मार्ट रिकवरी आई भाई, क्या बात है, 72.5 का लो बनाकर 76.5, गजब, बहुत बढ़िया। एल लेटर वालों के लिए दिन ठीक है आज। LIC हाउसिंग फाइनेंस हरे निशान में, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज हरे निशान में और L&T खुद हरे निशान में, LIC हाउसिंग हरे निशान में। तो इनके लिए आज नाम राशि के हिसाब से दिन ठीक था। आइडिया बैन में था, बैन में रहा, बैन में ही खत्म हो गया, कल से खुलेगा, लेकिन उससे पहले आज 9% लुढ़का है, बैन में लोग पोजीशन अपनी रोल ओवर नहीं कर पाए। Naukri.com ओहो 6% बड़ा कट। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 6% बड़ा कट। ग्रेन्यूल्स 5% नीचे, क्या बात है, बड़ी बिकवाली हुई आज। इसके अलावा IOC 4% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल में भी नुकसान। M&M फाइनेंस आज सुबह आशीष केलकर सामने शॉर्ट करने की राय दी, क्या गजब का कॉल, और 190.50 तक गया, बंद होते होते सारे टारगेट्स उनके भी आते दिखे। तो दीप, ये तो प्रोविजनल क्लोजिंग है, बताइए और कहीं एक्शन आपकी नज़र में? अनिल जी, ढेर सारे स्टॉक्स में आज एक्शन बनते हुए दिखाए और जो वायदा कारोबार के फ्रेश एंट्रेंट्स थे वहाँ पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं, जो इस सीरीज़ में आए थे, पहली एक्सपायरी रही उनकी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.5%, ग्रैन्यूल्स यहाँ पर वीकनेस, ट्रेंट यहाँ पर भी गिरावट का रुझान आपको दिखा सर 4.5% नीचे, हालांकि पूरी सीरीज़ में काफ़ी एक्टिव रहा था ये काउंटर। इसके अलावा PI इंडस्ट्रीज़, इस स्टॉक ने एक्चुअली थोड़ा होल्ड आउट किया, जो बाकी बाजार की गिरावट थी उसमें उतना पार्टिसिपेट नहीं किया। एल्केम यहाँ पर भी 2.5% ऊपर बंद हुआ। दीपक नाइट्राइट और गुजरात गैस माइनर पॉजिटिव क्लोजिंग इनकी भी आती हुई दिखी। तो कुछ जो इस सीरीज के नए एंट्रेंट्स थे उन पर एक बार नजर रखना जरूरी है, क्योंकि वैसे काफी एक्टिव रहे, पर ऑफ कोर्स एक्सपायरी के टाइम हमने यहाँ पर कमजोरी आती हुई दिखी। थोड़ी और जो स्टॉक्स जिन्होंने थोड़ा सा होल्ड आउट किया, JSPL, फेडरल, ICICI प्रू, यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन ही आपको बनते हुए दिखा। अगर आप कैश स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर एक तो कुछ चुनिंदा मेटल स्टॉक्स है जहां पर पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिख रहा था। इसके अलावा मिड कैप फार्मा के लिए आज अच्छा दिन था। एरिस यहां पर पॉजिटिव एक्शन आपको दिखा। नैटको फार्मा एक और मिड कैप फार्मा स्टॉक, और सिंजीन इंटरनेशनल जहां पर थोड़ी सी खरीदारी दिखी। सुंदरम फाइनेंस पर बड़ा मूव आया, रेडिंगटन ऑलमोस्ट सर्किट के लेवल पर जाते हुए दिखा। DCB बैंक, GE शिपिंग कॉर्पोरेशन, सोनाटा सॉफ्टवेयर और एजिस लॉजिस्टिक्स, साथ ही AB कैपिटल आज पॉजिटिव रहा। पर स्टर्लिंग एंड विल्सन 10% नीचे ये काउंटर गिरा। धानी सर्विसेज 13% की गिरावट। HEG, सीक्वेंट साइंटिफिक, MMTC, सन फार्मा एडवांस और बलरामपुर चीनी यहां पर थोड़ा रोटेशन होते दिखा। तो वायदा कारोबार के साथ साथ कैश स्टॉक्स पर भी रोटेशन आते हुए दिखा सर। पर अच्छी बात तो नहीं सर, आप वैसे तो कह रहे हैं कि क्लोजिंग लेवल्स उतने अच्छे नहीं है, बट 33,000 के लेवल एटलीस्ट प्रोविजनल क्लोजिंग पर बैंक निफ्टी पर दिख रहा है सर। ठीक बात है, तो ये आपके लिए फाइनली क्लोजिंग आती हुई दिख रही है 33,000 के लेवल के एकदम। अच्छा दीप, हम इस पूरे हफ्ते सीरीज भी कर रहे थे कि बॉटम से टॉप तक, और लोग सब कह रहे हैं कि पिछले मार्च में इस मार्च में मूड माहौल में बड़ा फ़र्क आया है। लेकिन आप सब लोगों को बता दूं, पिछले मार्च और इस मार्च में एक बहुत बड़ी समानता है जो आप सोच भी नहीं सकते वैसी है। और सुन लीजिए क्या समानता है। 1 मार्च से लेकर 25 मार्च, ठीक है, 1 मार्च से लेकर 25 मार्च साल 2020 में भी 10 बार बाजार नीचे बंद हुआ था और 2021 में भी 10 बार बाजार नीचे बंद हुआ। तो मतलब नीचे बंद होने के मामले में, नेगेटिव क्लोजिंग के मामले में पिछले साल और इस साल में कोई फ़र्क नहीं।
अब सोचो, अभी जितना मूड बहुत लोगों का जो पॉजिटिव हो रहा है, ये सब ठीक है, ख़राब था पिछला साल, हाँ ये ज़रूर आप राहत ले सकते हैं कि जिस स्पीड से गिरा, जिन लेवल्स पे गिरा, वहाँ पर तो नहीं है, लेकिन गिरा इस महीने भी है एग्जैक्टली उतना 1 से 25 तारीख के बीच में। पिछले साल भी 10 बार नीचे बंद हुआ था, इस बार भी 10 बार नीचे बंद हुआ। तो समझ लीजिए कि कई बार मतलब इतिहास अपने आप को दोहराता है। बस ठीक है, इस बार आप जिन लेवल्स पे गिर रहे हैं डर नहीं लग रहा। पिछले साल तो 7,500 8,000 के आसपास है इन दिनों में आप। ओके, फाइनल क्लोजिंग आ चुकी है आपके सामने। उसके बाद का एक्शन मैं आपको बता दूं। पहले तो मस्ती की पाठशाला कल आपके लिए तैयार है और हमारे सारे एक्सपर्ट भी तैयार है। मस्ती की पाठशाला में टॉपिक डिसाइड हो चुका है। आई एम श्योर आपने सोच भी लिया होगा कि आपको इन सवालों के क्या जवाब देने। कोई आपके साथ किस तरह से होली खेले, कौन होली आपके साथ खेलना चाहिए, ये आप पसंद कर सकते हैं अपनी मर्जी से। किस तरह से खेलें ये भी आप अपनी मर्जी से पसंद कर सकते हैं। तो आपकी आइडियल होली ये पहले आपको बतानी है, किसके साथ हो और कैसी हो। दूसरा, कोई एक्सपर्ट हमारे पैनल में से वो किसी और के साथ कैसे होली खेले, मतलब आप क्या चाहते हैं कोई और आपके अपने पैनल के एक्सपर्ट के साथ या अपने पैनल का एक्सपर्ट किसी और के साथ किस तरह से होली खेले। इसमें आप अपनी पूरी भावनाएं, दुर्भावनाएं, सद्भावनाएं बाहर ला सकते हैं और जो आपके मन में आए वो आप कह सकते हैं कि आप किसको किसके साथ कैसे होली खेलते हुए देखना चाहते हैं। तो ये 2 बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर कल होगी मस्ती की पाठशाला। तो आप सबसे 3:30 बजे होगी इस पर मुलाकात भी। लेकिन इसके पहले कल आपको होली स्टॉक्स मिलेंगे। कल सुबह हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको 8 बजे जब शो की हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट रेट की, तो होली स्पेशल स्टॉक्स आपको देंगे, इसकी भी तैयारी है। लेकिन आज का एक्शन बता दूं पहले आपको, देश में कोरोना का विस्फोट जारी है और पिछले 24 घंटों में जो प्रभावित लोग हैं उनका आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच चुका है। ये आंकड़ा 23 अक्टूबर 2020 के बाद का सबसे ज़्यादा है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने तो महाराष्ट्र में 4 अप्रैल तक 3 लाख एक्टिव केस हो जाएंगे, इसकी आशंका जताई है। अगले 2 हफ्ते में हर रोज 1000 मौत होने की आशंका भी जताई है। और ये सब तब हो रहा है जब देश में 5.25 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। जी हाँ, 5.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई, फिर भी यह हाल है। ऐसे में कोरोना की ये भयानक रफ्तार कैसे रुकेगी, इस पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ होंगे डॉक्टर राहुल पंडित, मेंबर कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र, डॉक्टर रवि गोडसे, प्रेसिडेंट पेनिनसिल्वेनिया मेडिकल कंसल्टेशन के। शाम 5 बजे जरूर देखिएगा 50,000 पार कैसे रुके रफ्तार। आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा, ये है हमारा हैशटैग। इसके बाद एनपीएस निवेश के लिए काफ़ी प्रचलित विकल्प बनता जा रहा है और एनपीएस न सिर्फ निवेश का जरिया बल्कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने का बेहतरीन विकल्प भी है। लॉकडाउन के समय से लेकर अब तक एनपीएस सब्सक्राइबर में 20% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। आज हम मनी गुरु में एनपीएस की खूबियां आपके सामने आसान भाषा में बताएंगे और साथ ही हम ये भी बताएंगे इसमें क्यों निवेश करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और साथ ही इसमें टैक्स के फायदे कैसे आपको मिल सकते हैं। शाम 6:26 पर एनपीएस शंका और समाधान। हमारे साथ होंगे आज मनी गुरु में पीएफआरडीए चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय साहब। रात 8 बजे 7:56 पर इंडिया 360 डिग्री, इस पर होगी आपके लिए कुछ बेहतरीन स्टोरीज और उसमें भी हम आपको बताएंगे। पहला तो ये कि पेट्रोल और डीजल के साथ साथ एथेनॉल अब आपके लिए एक नया विकल्प बन गया, जिसके चलते हुए आप अपने पेट्रोल डीजल की जगह उसका भी एक विकल्प ले सकते हैं। ये आपकी एक कवर स्टोरी होगी। सेना में महिला अधिकारों की जंग को लेकर भी कुछ बातचीत होगी, इस पर भी बड़ा मामला होता दिख रहा है। और बाकी राजनीति की खबरें, महाराष्ट्र में क्यों टूट सकता है कोरोना का कहर, वो भी एक खबर है। बाकी सारी पॉलिटिकल खबरें और जो कुछ भी पूरा देश भर में एक्शन हो रहा है वो आपके सामने आएगा इंडिया 360 पर। और इसके अलावा अब एक और नया कार्यक्रम हम लगातार जे बिजनेस पर आपके लिए एक के बाद एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आपने देखा हमने इंडिया 360 की शुरुआत की, हमने बात दुनिया की वीकेंड पर जो इंटरनेशनल शो उसकी शुरुआत की। अब एक और नया कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं और ये है, कार्यक्रम नहीं है, इनफैक्ट ये एक मुहिम है, कैंपेन है, आपके लिए आंदोलन है, ये मान के चल लीजिए। और ये आंदोलन है कंज्यूमर के हक की आवाज़ उठाने का। और इस शो का नाम भी हमने ये रखा है, जागो कंज्यूमर जागो।
जी हाँ, आपको जगाने वाला शो है। हमने जब से इस शो का ऐलान किया तब तक जी जागो कंज्यूमर पर काफ़ी लोगों की समस्याएं हम तक पहुंच रही है। शो जल्दी आपके बीच में होगा। हमारी कोशिश ये होगी कि देश की कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी इसकी दिल खोलकर तारीफ भी की है, हम आपकी समस्याओं को सामने रख सकें। और आइए डालिए एक नज़र कि किस तरह का रेस्पॉन्स हमें आ रहा है। ग्राहक से धोखा नहीं चलेगा, कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी, सर्विस में लापरवाही नहीं चलेगी, ग्राहक को अटकाना भटकाना लटकाना अब बंद। जी बिजनेस पर होगी कंज्यूमर क्रांति। नहीं, ये बहुत अच्छी पहल की है जी बिजनेस ने कि ग्राहकों को इस तरह से सजग करना और अपने अधिकारों के प्रति वो सजग भी रहें, अधिकारों के प्रति वो लड़ें। जागो कंज्यूमर जागो, सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ये है आपके लिए स्पेशल शो, इसकी हो रही है जल्द शुरुआत। चलिए फिलहाल विदा लेने का वक्त है। पता नहीं दीप, आज ऐसी फीलिंग फ्राइडे वाली आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब ये 4 दिन में बहुत काम कर दिया। हालांकि अगले हफ्ते तो काम कम है, सोमवार को भी छुट्टी है, शुक्रवार को भी छुट्टी है, अगले हफ्ते तो 3 ही दिन काम करना है। लेकिन इस हफ्ते ऐसा लग रहा है 5-7 दिन 8 दिन ऑलरेडी काम कर लिया। तो ये फीलिंग जो आ रही है इसको ख़त्म करते हैं। कल फिर काम करना है, कल हफ्ते का आखिरी दिन है, लेकिन कल का दिन बढ़िया होगा। ये सारे 4-5 दिन टेंशन वाले एक्सपायरी वाले ख़त्म हुए। कल उम्मीद करते हैं कि एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन भी होगा, वीकेंड सेशन भी होगा, मस्ती भी होगी, होली के रंग में भी होंगे। तो ढेर सारा एक्शन कल सुबह से लेकर पूरे दिन भर जी बिजनेस पर आपके लिए हमारे सारे एक्सपर्ट के साथ। आप सबसे कल फिर से होगी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मुझे दीप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।